सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे एंड शुरू करते हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो न्यूट्रिशन चैप्टर करेंगे, बायोलॉजी का सेकंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर होते हैं हमको और हमारे प्लांट्स को। ओके, ठीक है। तो न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है, ठीक है, आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कुछ भी अपनी बॉडी में डालते रहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या डालना है आपकी बॉडी में, है ना। कुछ होते हैं, कुछ लोग मैगी खा रहे हैं सुबह सुबह, ये मैगी मैदे की बनी होती है, उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि मैगी मैदे की बनी हुई होती है और मैगी डाल रहे हैं अपनी बॉडी पे। ठीक है, तो ये हम जानेंगे कि क्या डालना है अपनी बॉडी पे। ठीक है मैगी नहीं डालना है तो क्या डालना है, तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, हाँ, चलो चलो, नमस्कार नमस्कार सभी को। और शुरू करते हैं फिर। बीच में साउंड चली गई थी, वो चली नहीं गई थी, हमने उसको बंद कर दिया था। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मैगी शाम में खाते, मैगी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए मैगी। ठीक है, हाँ। अब देखो, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया है अभी, उसमें देखो कि भाई क्या खाना चाहिए एक्चुअल में। देखो अभी क्या खाना चाहिए, गलती से जो मेरी आज की डाइट है वो देखो डल गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बट पहले क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन ये है, चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, वायरसेस रिक्वायर अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। यस, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस बिकॉज दे डिस्ट्रॉय देयर सेल वॉल। सेल वॉल बनाते ही नहीं हैं, ठीक है, बनाते ही नहीं है वो। ऑलराइट, वायरल जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए और डीएनए। ठीक है जिस दिन मैगी खा लो उस दिन कुछ ज़्यादा ही गले में रहता है। सॉरी, मतलब मैगी मैंने नहीं खाई है मैंने नहीं खाई है, ठीक है। मैगी नहीं खाना चाहिए। हेपेटाइटिस पे आते हैं अभी हेपेटाइटिस मेनली अफेक्ट द लिवर। तो हेपेटाइटिस लिवर को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, नो फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडली फ्लूइड्स, यस, ठीक है, बी वाला ऑप्शन में बी। और ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है। और हेपेटाइटिस ए की जो हमने एक वैक्सीन डेवलप करी थी वो क्या था उसका नाम, Heavy-Shore. Consider the following statement about polio. Polio affects the nervous system. Polio has been totally eradicated from India in 2014. The first polio vaccine was created by Jonas Salk. To answer option number D, 1, 2, 3. Malaria is caused by Plasmodium. It is transmitted by male एनोफिलीज। नहीं भाई, ये सब बीमारी फैलाने का काम जो है ये फीमेल जो मच्छर होते हैं ना वो करते हैं। फीमेल एनोफिलीज करता है मलेरिया और एडीज एजिप्टी करता है आपका डेंगू और चिकनगुनिया। तो यस, ठीक है, रॉन्ग। क्यूनाइन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट। डे कब मनाते हैं इसका, क्यों, मलेरिया डे। और ये तो लिखा हुआ, ये कौन सा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो 25 अप्रैल को। ओके, एंड प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो मल्टीपल फ्यूजन। अच्छा ये बताओ, ये क्विनाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री, कौन सा ट्री होता है और वो किस फॉरेस्ट में मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी 21। यस, ट्राइसोमी 21 का मतलब ये है जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम है नंबर 21 का, उसमें जो है एक्स्ट्रा एक क्रोमोजोम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21 एंड इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू XXY क्रोमोजोम्स इन मेल्स, नो विमेन टर्न, मतलब ऐसे हमने याद किया था कि विमेन जल्दी टर्न हो जाती हैं इस तरीके से। तो टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू XXY, ये तो सही है, XXY, क्योंकि मेल का होता है XY,
सॉरी, तो ये आपका होता है x0, ठीक है। टर्नर में अगर हम देखेंगे तो x0 होता है, और x0 में क्या होता है कि भाई एक x क्रोमोसोम मिसिंग है, तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो इस x की वजह से, लेकिन पूरी नहीं होंगी इस मिसिंग x की वजह से, ठीक है। और जो बाकी हमने पढ़ा था, ये वाला जो XXY होता है, ये आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा एक्स। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर अफेक्टिंग ब्लड क्लॉटिंग, यस ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है। रॉयल डिसऑर्डर है ना, कल हमने देखा था क्वीन विक्टोरिया का, ऑप्शन नंबर बी। तो क्विनाइन की अगर बात करेंगे तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सिंचोना का बार्क और एवरग्रीन फॉरेस्ट में। करने से पहले कल के लेक्चर में एक एड ऑन आपको करना है, ठीक है। आपको जो भी लोग के पास फैटमैन है उसमें एड ऑन करेंगे, और बाकी नोट्स में आपको एड ऑन हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने वाले भैया कृपया करके इसको ऐड करेंगे कल वाले नोट्स में और अपडेट करेंगे इसको। तो ये है ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है इसलिए पढ़ना पड़ता है, नहीं कि पागल है क्या जो पढ़ रहे हैं ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया होती क्या चीज़ है। देखो, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया में ये होता है कि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं एक वो जिनकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है, एक वो जिनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है। तो हमें एक कैसे पता चलेगा कि किसी से बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत मोटी कैसी है या फिर बहुत पतली कैसी है। तो उसके लिए हम स्टेनिंग करवाते हैं, इंक डालते हैं। कैसे, जैसे ये ठीक है, ये एक बैक्टीरिया और ये एक बैक्टीरिया है। अब भूल जाओ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे क्रिस्टल वॉलेट कलर हमने डाला अब वॉलेट कलर पकड़ लेगा ये, ठीक। फिर आयोडीन डालते हैं, ठीक है, और इसको पर्पल बनाने के लिए। उसके बाद अल्कोहल डालते हैं डीकलराइजेशन करने के लिए। डीकलराइजेशन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल। तो ये तो डीकलराइज हो जाता है ग्राम नेगेटिव वाला, बट ये अपना जो पर्पल कलर है उसको रिटेन रखता है। इट रिटेन्स दी पर्पल कलर ऑफ द डाई। लेकिन ये क्या हुआ, जब इसमें हमने सैफरिन डाला तो ये पिंक हो गया, तो यानी पर्पल से ये पिंक कलर में आ गया ऐसा होता क्यों है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी थिक सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी हुई होती है सेल वॉल बैक्टीरिया की, लेकिन यहाँ पे 30 लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो इसको तुम कुछ भी कर लो, इसका कलर जो पर्पल वाला जो इसने पकड़ा है वो तुम चेंज ना कर पाओगे अब, क्योंकि इतनी बड़ी थिक सेल वॉल है भाई, कैसे कर पाओगे। फिर अंदर एक लेयर मिलती है, उसको बोलते हैं मोनोडर्म। ये जो पिंकिश लेयर है ना, मोनोडर्म। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि ये आपको जो अगेन ये जो पर्पल वाली है ना, पर्पल, ये है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन। वैसे यहाँ पर भी पेप्टिडोग्लाइकन है, देख सकते हैं कितनी पतली है। और डाइडर्म्स है, डाइडर्म्स का मतलब क्या है, एक बाहर लेयर है और एक अंदर लेयर है। तो दो डर्म्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच में यहाँ पर एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ध्यान आपने ये रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव है ये अपना रिटेन करता है कलर, ग्राम नेगेटिव अपना कलर रिटेन नहीं करता है, ये पिंक में चेंज हो जाता है। और ये जो होता है ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज़, यानी कि ये खतरनाक टाइप होता है ये। यानी कि एंटीबॉडीज़ तुम डालोगे अपने शरीर में इसको मारने के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें दो दो लेयर के थ्रू प्रोटेक्टेड है इसकी सेल वॉल, तुम खुद देखो इसकी सेल वॉल एक्सपोज्ड है, तो एंटीबायोटिक आएगा, बोलेगा क्या भैया क्या चल रहा है ये सब नहीं बनने देंगे, ये सब मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ये बीच में सराउंडेड है भाई, इसके बीच में इसके बीच में एंटीबायोटिक क्या करता है, सेल वॉल मारता है। अब ये ठीक है, सेल वॉल इसकी घुसी पड़ी है, ठीक है, बीच में एकदम, ठीक है। जब तक आएगी तब तक एकदम बीच में वो है, तो इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबॉडीज़ के। जैसे ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई, तभी तो देखो इंदौर वाले केस में क्यों कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि बहुत भयानक होता है। सैल्मोनेला हो गया, विब्रियो कॉलरे, ये थोड़े भयानक टाइप होते हैं। जो स्टेफिलोकोकस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, दीज आर ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो अपना पर्पल कलर को रिटेन रखते हैं, नेगेटिव जो पर्पल से पिंक हो जाते हैं, और ये ज़्यादा क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी से याद आया कि फादर किसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, किसको बोलते हैं, जिन्होंने 1674 में जो के पैथोजेंस है उनको डिस्कवर किया था, कौन है वो, तो वो हैं आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक,
ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कौन कौन से न्यूट्रिशनिस्ट चीज़ें आपको डालनी चाहिए आपके शरीर में, जिससे आपकी बॉडी को ग्रोथ मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके बेसिस पे, यानी कितना रिक्वायरमेंट है उनका, उनके बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे पढ़ रहे थे, कंट्री एज अ होल या फिर ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था एक इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से डिमांड सप्लाई कोई आदमी करता है। ठीक, तो डिमांड सप्लाई ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि छोटे लेवल पे। सेम यहाँ पे है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन लार्ज अमाउंट, ग्राम्स में चाहिए हमें, है ना। 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 50 ग्राम्स ऑफ मैक्रो, ठीक है, कार्ब्स, फैट्स, सब ज़्यादातर जिम वाले करते रहते हैं ये। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो ये होते हैं जो हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ग्राम्स में नहीं, माइक्रोग्राम्स में चाहिए ये। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपके जो लार्ज अमाउंट में चाहिए कार्ब, जिम वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते हैं, कार्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, फैट और प्रोटीन। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे तो इसमें आते हैं आपके दो चीज़ें, ठीक है, वाइटामिन्स और मिनरल्स। इसमें क्या आते हैं, कार्ब, फैट और प्रोटीन। ठीक है, अब आते हैं कि ये कार्ब, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल को पढ़ेंगे डिटेल में अब हम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं डिटेल में फिर। तो सबसे पहले कार्ब पे आते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहला क्या हमारा, कार्ब। कार्ब की बात करें तो दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्राइमरली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के लिए यूज़ होते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। दीज आर क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें डिलीवर करेंगे तुरंत। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हमने कंज्यूम किए तो उसमें शुगर होती है, शुगर इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, हमने खाया एक लड्डू, लड्डू उसमें हमें क्या है, लड्डू में बहुत सारी जैसी चीज़ें डली हुई हैं, जैसे कि आटे वाटे का है, तो फिर आटे से क्या मिल गया हमें, एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, वो एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वो जो सिंपल है और एक दूसरे वो जो कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल मतलब सरल और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। ठीक है, तो अगर बात करेंगे सिंपल तो मेड अप ऑफ 1 और 2 शुगर यूनिट्स एक या 2 शुगर यूनिट्स के बने हुए होते हैं, यानी मोनोसैकराइड है या डाइसैकराइड है, यानी कि अगर इनको हम घोल देंगे पानी में तो इनका 1 शुगर का यूनिट मिलेगा, इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। और डाइसैकराइड में अगर इनका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमें 2 मोनोसैकराइड की यूनिट्स मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये जॉइंट हैं टुगेदर 2 से। ठीक है, तो 1 या 2 सिंपल आएगा, तो 1 है तो मोनोसैकराइड, 2 है तो डाइसैकराइड। एग्जाम्पल मोनोसैकराइड में आएगा आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज है हमारी फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। डाइसैकराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, मिल्क में देखने को मिलती है। माल्टोज आपका ये जो माल्टेस है ग्रेन शुगर है, यानी कि जैसे कि जो अनाज होता है रोटी में, ठीक है, यानी कि गेहूं में, चावल में, इन सब में ग्रेन शुगर है, ग्रेन है ये। ठीक है, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है, मिल्क में देखने को मिलता है। पॉलीसैकराइड ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, जिनमें बहुत सारी शुगर की यूनिट्स, अगर इनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स मिलेंगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड विद मेनी शुगर यूनिट्स जॉइन टुगेदर लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज। स्टार्च ये वो फॉर्म है जिसके फॉर्म में प्लांट अपने खाने को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन वो फॉर्म है जिसमें कि हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं। आपको पता है ना, ग्लाइकोजन से इंसुलिन कौन बना रहा था, ग्लूकागॉन बना रहा था। इंसुलिन से वापस ग्लाइकोजन कौन बना रहा था, इंसुलिन बना रहा था। ठीक है, सेल्यूलोज जो है सेल वॉल बनी हुई होती है हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनकी, ठीक है, सेल्यूलोज की। तो ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितने शुगर यूनिट्स के बने हुए हैं। अगर 1 या 2 के बने हुए हैं तो सिंपल, 2 से ज़्यादा बने हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स, 1 मोनो, 2 डाई। कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे आपके पॉली, पॉली का मतलब है 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हैं अगर उसमें। तो ये रहा आपका हिंदी में, 1 या 2 शर्करा इकाइयों से बने हैं तो सरल,
कई शर्करा इकाइयों से बने हुए हैं तो जटिल, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च आलू चावल गेहूं, जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसके लिए एक रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, एक टेस्ट करवाएंगे, स्टार्च के लिए टेस्ट होता है, किसी को पता है, जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं, क्यों, खैर वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, और एक चीज़ हाँ केमिस्ट्री से याद आया कि बायोलॉजी का ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर की आई है जो कि पूरी परमार एसएससी टेलीग्राम पे कल डाल दी गई है। तो पूरा हम लोग का फ्राइडे यानी कल ख़त्म हो जाएगा पूरा बायोलॉजी, तो परसों यानी सैटरडे को हम लोग पूरे ग्रुप डी के जितने भी बायोलॉजी क्वेश्चन आए वो तो आपको कल मिल ही गए, लेकिन उसमें से जो टॉप 100 हैं, यानी कि जो टॉप 100 ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, वो हम करने वाले हैं। टॉप 100 ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, तो वो हम करेंगे सैटरडे को। और संडे को एनटीपीसी की बायोलॉजी क्लास होगी, जिसमें पिछले वाले एनटीपीसी का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में जितने बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यानी कि संडे तक सब कुछ बायोलॉजी में हो जाएगा आपका, है ना। फैट्स पे आते हैं। तो फैट्स, ये 1 ग्राम ऑफ फैट जो है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, कितना, 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी को ये रिलीज़ करता है फैट। फैट आर क्रूशियल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ओके, वाइटल फॉर एनर्जी, बिल्डिंग सेल स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्टिंग वेरियस बॉडीली फंक्शंस। अब बहुत लोगों को फैट सुनते ही लगता है हो गंदी चीज़ होती है, इतना ज़्यादा इसको डिमोनाइज किया गया है आजकल फैट को, कि लगता है कि कोई बुरी चीज़ है। ऐसे अभी शार्क टैंक में एक तो कोई पिच लेके आया था जिसमें उसने पीनट बटर जो आता है नहीं, पीनट बटर अपना, ठीक है, ऐसा स्मूदी टाइप होता है, तो उसमें उसने क्या है पाउडरी फॉर्म में पीनट बटर बनाया कि उससे पूरा बटर हटा ही दिया, पीनट बटर से पीनट को पूरा पूरा हटा दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो उसने पूरा पीनट हटा दिया, पाउडरी फॉर्म में उसको बना दिया। तो हर चीज़ में जो हमारे फैट होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये फैट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, एनर्जी देने में, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर बिल्ड करने में और बाकी बॉडीली फंक्शन में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप बिल्कुल फैट नहीं दोगे तो आपका जो मूवमेंट है काइम का, काइम, अब तो काइम समझ सकते हो ना, काइम क्या है, जो हम खाना खाते हैं जब वो पेट में पहुंचता है तो काइम, तो उसका जो खाने का मूवमेंट है वो भी बहुत हद तक फैट से स्मूदन होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे फैट पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। एडिपोज जो टिश्यू है हमारे, ठीक है, इन आवर बॉडी स्टोर फैट्स इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारे जो एडिपोज टिश्यू हैं वो। अब एडिपोज टिश्यू के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं। जो कैमल का हम्प है वो भी आपका एडिपोज टिश्यू से ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो दिक्कत तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने लगते हो तब, ठीक है, या फिर आप ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हो तब। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, ये फैट के 2 प्रकार हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये टाइटली पैक्ड हैं, सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड का मतलब है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ये है। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा देख लो कि अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड वगैरह है यहाँ पे, ओके। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड आर फाउंड इन रेड मीट, पोर्क एक्सेट्रा। जो हमारा बटर होता है, ठीक है, जो हमारा घी होता है, ये सब में सैचुरेटेड फैट ही होता है। जो भी आप, खैर अभी तो रुको, भी इस पे आएंगे। अनसैचुरेटेड फैट किस में देखने को मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। तभी आप देखोगे तो जो ठीक ठाक प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें एकदम बड़ा बड़ा लिखा जाता है, जैसे अचार वगैरह आप खरीदो जो थोड़ा सा महंगा आएगा तो उसमें लिखा रहेगा यूज़, ठीक है, कि ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ है, सनफ्लावर ऑयल यूज़ है, या ग्राउंडनट जो ऑयल है, ग्राउंडनट मतलब जो मूंगफली का तेल है। तो ये सब जितने भी नट्स ऑयल हैं, जैसे ये पिस्ता हो गया या बादाम हो गया या ये आपका ये मूंगफली हो गया यानी कि ग्राउंडनट, ये सब सीड्स में आपको अनसैचुरेटेड फैट देखने को मिलता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। क्यों हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हार्मफुल तब होता है जब LDL बढ़े, LDL बढ़े तो वो हार्मफुल है, क्योंकि LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। वहीं पे अगर जब बात करें HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छी चीज़ होती है, ये बेकार चीज़ होती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसलिए अनसैचुरेटेड फैट उतना ज़्यादा हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि यूज़फुल हैं, ज़रूरी हैं। अब आजकल के काफ़ी डॉक्टर क्या हैं, ठीक है, नहीं ये भी नहीं खाना चाहिए, इससे हार्ट अटैक, ये इससे इनसे वो आ जाता है हार्ट ब्लॉकेज, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब ज़्यादा खाने से, यानी बटर, घी या फिर
पॉर्क और घी में भी कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन में दिक्कत है। मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, वो दिक्कत है ट्रांस फैट से। लिखा है क्या आगे? नहीं लिखा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है ट्रांस फैट से। ट्रांस फैट क्या होते हैं? जब अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड बनाने की कोशिश करी जाती है तो उसमें उसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड लाने के लिए नहीं, सैचुरेट बनाने के लिए उसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है। और जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है, ठीक है, तब वो ट्रांस फैट बनता है। या फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सेम ऑयल को बार बार यूज़ किया जाता है, खासकर जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वहाँ पर, और या फिर उसका हाइड्रोजनेशन किया गया ज़बरदस्ती। ऐसे जो फैट है ट्रांस फैट, ये तो मतलब इनसे बेकार चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है ट्रांस फैट से। तो जो भी आप ये सब बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं, ये पिज़्ज़ा बर्गर है ना, फालतू की चीज़ें, मैं मतलब एकदम मुझे चिढ़ है इन चीज़ों से, सच बता रहा हूँ। मजाक मत लेना कि हाँ सर मैगी की तरह मजाक कर, नहीं, ठीक है, मैगी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ये सब तो अब मैगी भी मजबूरी में खानी पड़ती है, ठीक है। अब मम्मी रोज़ रोज़ तो पराठे बनाएंगी नहीं, और रोज़ रोज़ बोलेंगे तो बोलेंगे बना लो भाई ऐसे बोला तो नहीं कभी, लेकिन फिर कभी एक दो दिन मम्मी बोलती हैं कि एक दो दिन तो खा लिया करो कुछ इधर उधर का, ठीक है। तो ट्रांस फैट ये सब जो होता है, पिज़्ज़ा बर्गर, भाई सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत नफरत है इन चीज़ों से। तुमको भी होनी चाहिए। बहुत गंदी चीज़ें होती हैं ये, ठीक है, बहुत गंदी। एक तो मैदा भर भर के होता है और ट्रांस फैट भी होता है उसमें, जो आपके एकदम, ठीक है, कुछ पॉजिटिव करता ही नहीं है आपकी बॉडी में जाके, कुछ पॉजिटिव करता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ आपको बस, ठीक है, कि ट्रांस फैट ये आपका इसी में होता है। जो भी आप ये छोले भटूरे है, फलाना चीज़ सब खाते रहते हैं ना, ये सब 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 बेकार है। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन आर बिल्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से बने हुए हैं, जैसे कि ये आपके कार्बोहाइड्रेट शुगर से बने हुए हैं। किससे? शुगर से बने हुए हैं, शुगर से बने हुए हैं, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो शुगर में टूटता है। किस में टूटता है? शुगर में टूटता है। फैट जब टूटता है तो फैटी एसिड में टूटता है, डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रोटीन जब टूटता है तो अमाइनो एसिड्स में टूटता है, जैसे कि हमने देखा था। कौन से दो एंजाइम्स थे जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ रहे थे, जल्दी से बताओ, जो एक एसिडिक और एक बेसिक मीडियम में काम कर रहा था। रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोटीन की हमारे बॉडी में? 0.8 ग्राम पर केजी लगभग, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो, यानी कि ऑफ बॉडी वेट पर डे। यानी कि अगर आपका बॉडी वेट है मान लेते हैं 70 केजीज, बताइए आप लोग सभी लोग किसका कितना वेट है? तो 70 अगर आपका लगभग वेट है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 60 से 70 ग्राम आपको प्रोटीन खाना है, यानी 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो 70 किलो है तो मान लो 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन, लगभग 60-70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो हाँ 1.5 से 2x पे आप जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी नहीं जाना होता है प्रोटीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है। बाकी तो इन जनरल अगर बात करें तो इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, क्योंकि हमारी जो डाइट है वेजिटेरियन डाइट, नथिंग रॉन्ग विद वेजिटेरियन डाइट, इट इज़ वेरी गुड वेजिटेरियन डाइट की अगर बात करें, लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या प्रोटीन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो हमें इधर उधर से उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि सोयाबीन्स हो गए, उनसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर काफ़ी लोग एगिटेरियन होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन तो हैं लेकिन एग्स कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मैं भी वेजिटेरियन तो हूँ लेकिन एग्स कंज्यूम कर लेता हूँ। तो एग का जो ये एग इज़ दी बेस्ट प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि इसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अमाइनो एसिड। आपके जो एग वाइट है ना, ये मैंने इधर उधर साइड में ड्रॉ किया, एग वाइट में आपका प्रोटीन होता है और सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट सोर्स है आपका एग की अगर बात करें तो। अगर खा सकते हैं तो खा लीजिए, नहीं तो और भी सोर्सेज हैं वेजिटेरियन में, जैसे सोया हो गया, सोयाबीन हो गई, दालें हो गई, बीन्स हो गए, ये सारे सोर्सेज होते हैं आपके, ठीक है। ये जैसे ब्रोकली भी बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी अलग अलग तरीके, अलग अलग रंगों के आप फल और सब्जियां खा सकें, खाया करिए आप, ठीक है, बहुत सही रहते हैं। जैसे कि टमाटर हो गया है ना, गोभी की तरह, ये हरी गोभी हो गई जिसको ब्रोकली बोलते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी होते हैं। जैसे ये एवोकाडो है, इसमें अच्छे वाले फ़ैट होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फ़ैट होते हैं, अच्छे वाले फ़ैट वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो एग में, सोयाबीन्स में, पल्सेस में, चिकन में, फ़िश में सब देखने को मिलता है। बाकी फ़िश है तो चिकन में तो देखने को मिलता ही है, जो चिकन ब्रेस्ट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। कि प्रोटीन जैसे मिल्क में अगर कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे जो बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं उसमें केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। राइस की अगर बात करेंगे
तो राइस में आपका ग्लूटेलिन होता है। क्या होता है राइस में? ग्लूटेलिन होता है, और यहाँ पे एल्बुमिन भी आपको देखने को मिलेगा। देन अगर बात करेंगे ग्रेन्स की, तो ग्लूटेन होता है। काफ़ी लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंसी रहती है कि जैसे रोटी वगैरह खाते हैं तो रोटी खाते उनको पचती नहीं है क्योंकि रोटी में ग्लूटेन होता है। तो जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, रोटी जैसे कि हो गई आपके वीट में, गेहूँ में, तो उसमें ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन काफ़ी लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर उनको ग्लूटेन के अलावा जैसे कि फिर बाजरा हो गया, ये सब क्योंकि हल्का होता है। अगर आप देखोगे तो इनकी रोटी अगर कभी आपने खाई हो, जैसे कि हमारे घर में भी अभी तक तो मिक्स्ड रोटी बनती रही है। मिक्स्ड रोटी में क्या होता है कि जैसे मल्टीग्रेन, यानी कि गेहूँ भी हो गया, बाजरा भी हो गया, ज्वार भी हो गया, ये सब की रोटी है ना, थोड़ा चना भी हो गया। एग वाइट जो होता है, एग वाइट में आपका एल्बुमिन होता है। द वाइट पार्ट ऑफ एन एग सॉलिडिफाइज व्हेन कुक्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन। अंडा होता है, अंडे को जब उबालते हैं तो अंडा अंदर का जो पूरा जो लिक्विड पार्ट होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। प्रोटीन जो होता है डीनेचर कर लेता है खुद को, उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन डीनेचुरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो अंडा है उसका वाइट पार्ट में प्रोटीन होता है, और जो येलो पार्ट होता है वो भी कोई बेकार चीज़ नहीं होता है, जो योक होता है, ठीक है, योक, ये इसमें भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, कोई बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और इनफैक्ट इसमें विटामिन डी का भी थोड़ा देखने को मिलता है मात्रा, तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो विटामिन डी भी आपको इससे मिलता है, यॉक जो होता है उसमें, ठीक है, जो येलो पार्ट होता है। वैसे कई सारी मुर्गी होती है, उनके अंडे का जो यॉक होता है वो येलो नहीं होता है, एक्चुअल में वो ऑरेंज होता है। तो वो ऑरेंज गलत नहीं होता, इनफैक्ट वो येलो से और अच्छा होता है ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज यॉक है तो इसका मतलब ये है कि उस मुर्गी को काफ़ी अच्छा खाना खिलाया गया है, इसीलिए वो आपको अंडे नॉर्मली मिलते नहीं हैं। अगर आपको ख़रीदने हैं तो वो अंडे महंगे मिलेंगे नॉर्मल अंडे से। अंडा ऑरेंज नहीं होता है, अंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडे का जो अंदर का यॉक होता है जब आप उसको उबालते हैं तो जो यॉक है वो ऑरेंजिश कलर का होता है। तो उसका मतलब ये है कि उस मुर्गी को काफ़ी अच्छा खाना खिलाया गया है, पोषक तत्व वाला खाना खिलाया गया है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स में अगर बात करेंगे तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, यानी प्रोटीन इन्हीं से ही मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड से। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कि 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। अभी एसेंशियल यानी कि आवश्यक, और गैर आवश्यक यानी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल किस सेंस में बोल रहे हैं? इस सेंस में कि जो एसेंशियल हैं, ठीक है, कैन नॉट सिंथेसाइज, हमारी जो बॉडी है इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इनको डाइट से लेना ही ज़रूरी है। नॉन एसेंशियल की बात करेंगे तो कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, इनको बॉडी हमारी बना सकती है, ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है, इनको डाइट से लेना ही ज़रूरी है जो एसेंशियल वाले हैं। और जो नॉन एसेंशियल वाले हैं ये हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 20 हैं, जिसमें से कि 9 आपके एसेंशियल वाले हैं और 11 आपके नॉन एसेंशियल वाले हैं। तो इनमें से जैसे कि नॉन एसेंशियल वाले थोड़े से याद रखना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो आप अगर ऐसे याद रख सकते हैं कि नॉन एसेंशियल वाले ये हैं, तो बाकी अगर कोई और आपसे पूछेगा तो अपने आप वो एसेंशियल की कैटेगरी में चला जाएगा, जैसे कि ग्लाइसिन, सेरीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, किसिस्टीन, ट्रायोसिन, एस्पराजीन और ग्लूटामीन, ये सब आपके नॉन एसेंशियल है जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। और जो नहीं कर सकती है एसेंशियल, जो हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे, वो बाकी एसेंशियल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड और उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्टिडीन की अगर बात करेंगे तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, टिश्यू रिपेयर के लिए, और हिस्टामीन का प्रोडक्शन करता है इम्यून रिस्पॉन्स में। जैसे कि अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने बताया था कि किस तरीके से मधुमक्खियों के काटने की वजह से डेथ हो जाती है। जैसे अभी कानपुर में डेथ हो गई है कंपायर की, है ना, जब बहुत सारा एकदम बी का अटैक हुआ, तो एक्चुअल में होता यही है कि उसमें फ़ाइट करने के लिए, ठीक है, इतना सारा जो पॉइजन रिलीज़ करती हैं जो हमारी बीज हैं, तो उसको उसके रिस्पॉन्स में हिस्टामीन रिलीज़ किया जाता है। अब अगर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियों ने काटा होगा तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत ज़्यादा फिर हिस्टामीन का यहाँ पर क्या होगा, सेक्रेशन करेगी बॉडी, और उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं और हमारा एयर पैसेज जो है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, चोक कर जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आइसोल्यूसिन की अगर बात करेंगे तो हेल्प्स इन मसल मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रेगुलेशन। ल्यूसिन प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है, मसल रिपेयर और रेगुलेट करता है ब्लड लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स को। लाइसिन ये इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोलेजन अभी देखेंगे ये एक तरीके का प्रोटीन होता है, सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है हमारी बॉडी का, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मिथ्योनिन ये आपका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, डिटॉक्सिफिकेशन में, एम से मिथ्योनिन और एम से मेटाबॉलिज्म। फिनाइलानिन तो ये इट इज़ अ प्रिकर्सर टू न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, और जो एपिनेफ्रिन होते हैं, एपिनेफ्रिन क्या है, जो एड्रेनलिन है उसी को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, तो उनको ये रिलीज़ करने में हेल्प करता है जो फिनाइलानिन है। इम्प्रूव्स मूड और अलर्टनेस,
थ्रेओनिन की बात करेंगे, हेल्प्स विद प्रोटीन बैलेंस, टूथ इनेमल एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर टू सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन से ही आपको पता है मेलाटोनिन बनता है पीनियल ग्लैंड में, जो कि मूड और स्लीप को अफेक्ट करता है। बाकी 90% ऑफ जो 90 to 95% ऑफ सेरोटोनिन है विच इज़ कॉल्ड एज दी, किस नाम से जानते हैं इसको, क्यों, तो इसको जानते हैं हैप्पी हार्मोन। तो इसका 90 to 95% कहाँ प्रोड्यूस होता है ये आपको बताना है। वेलाइन की अगर बात करेंगे तो प्रमोट्स मसल ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। थोड़ा सा ट्रिप्टोफैन ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिथ्योनिन ध्यान रखिएगा, लाइसिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कोलेजन फॉर्मेशन करवा रहा है। बात अगर करेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है पूरा, ये आप देख सकते हैं एक बार। कोलेजन की हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ डिफिशियंसी देख लेते हैं, जो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से कुछ डिजीज़ेज होती हैं, जैसे कि क्वाशॉर्कर होता है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जब माल न्यूट्रिशन होता है और सेवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं और खासकर प्रोटीन की बहुत भयंकर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। तो फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से, वो पानी की रिटेंशन की वजह से जो पेट है वो फूला हुआ ऐसा सा लगता है, ठीक है, सोलन लगता है और डिस्टेंटेड एब्डोमेन लगता है। जनरली आपको चिल्ड्रन में, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज विद हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड जो है इनसिक्योरिटी, वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जहाँ बहुत हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी रहते हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, इंडिया के भी कुछ स्टेट हो गए, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि ये ओडिशा वगैरह हो गया यहाँ पे, ठीक है। मेरास्मस की अगर बात करेंगे तो ये अभी हम देखते हैं, लेकिन क्वाशॉर्कर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सोलन एब्डोमेन है ना, पेट फूला हुआ सा है, फैटी लीवर हो जाता है। मेरास्मस में क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होती है, लेकिन ये प्रोटीन स्पेसिफिक नहीं है। क्वाशॉर्कर जो था वो प्रोटीन स्पेसिफिक था, यानी कि मेनली प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है। मेरास्मस में ओवरऑल न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी होती है, लैक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मसल मास एंड सब क्यूटेनियस फैट। तो मसल मास काफ़ी कम हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर कोई ऐसा एक्सटेंडेड बेली नहीं है, बहुत फैटी लिवर नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय इमासिटेशन एंड वेस्टिंग ऑफ द बॉडी, ऑफन अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी एंड फूड स्कैर्सिटी। तो कुछ नहीं है, आपको याद रखना, क्वाशॉर्कर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी, मेरास्मस इज ओवरऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, खत्म, ओके, बस। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने देख लिए, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन देखा। कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से 1 ग्राम उसका 4 कैलोरीज, तो वहीं आपका फैट 9 कैलोरीज दे रहा है। फैट आपका एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर से बना हुआ होता है। फैट आपका फैटी एसिड और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में 9 एसेंशियल और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल हमें डाइट से लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है। ऑलराइट, चलो, मेरे बचपन की फोटो कौन ली चलो, राइट। तो अब आते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स पे, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं जितने कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उतने मात्रा में हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ये हमें माइक्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होते हैं। तो वाइटामिन्स आर एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, इसलिए। फाउंड इन फूड्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर वेरियस बॉडली फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। 1912 में डिस्कवरी करी गई थी वाइटामिन्स की बाई कैसिमिर फंक, हु कॉइन्ड दिस टर्म वाइटामिन, और वाइटामिन थेरेपी का फादर भी कैसिमिर फंक को ही बोलते हैं। वाइटामिन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैट में सोल्यूबल और वाटर में सोल्यूबल, यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं और जो घुलते हैं किस में, वसा में। तो जो पानी में घुलते हैं वो है BC, ठीक है, BC। तो बोलते रहते हैं ना बहुत ज़्यादा BC मत करो, ये सब है ना, मैंने सुना है तुम लोग को ये कहते हुए, बहुत ज़्यादा BC मत करो। तो BC का मतलब क्या है, B से है आपका वाइटामिन B और C से है आपका वाइटामिन C, ये पानी में घुलनशील है। इसके अलावा जितने भी बच गए, KEDA, कीड़ा, ये क्या है आपके कीड़ा, कीड़ा फैट में सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है, ठीक। इसीलिए आप देखोगे तो जब भी विटामिन डी आपको डॉक्टर देगा, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि ये पानी के साथ नहीं बल्कि खाना खाने के बाद लेना, ठीक है। यानी कुछ भी ऐसा फैट का सोर्स हो, यानी खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने में कुछ तो आप फैट कंज्यूम करोगे, उसके साथ विटामिन डी लेना,
वैसे कई सारे डॉक्टर को ये कुछ परवाह पड़ी नहीं होती है, वो लिख देते हैं बस कि पर्चा है ले लेना जाके, वो बताते ही नहीं है कि विटामिन डी को फ़ैट के साथ लेना। क्योंकि मैंने 2 बार ऐसे कंसल्टेशन करी थी और जब दोनों ने विटामिन डी लिखा तो उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई इसको फ़ैट के साथ कंज्यूम करना, ना 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 ना, बस लिख दिया, हमारा काम हो गया। इनफैक्ट विटामिन डी के साथ बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि अगर विटामिन इसमें भी होते हैं जैसे D3 होता है, ठीक है, तो उसको विटामिन के साथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और अगर अगर आपने के साथ नहीं लिया तो आपका जो कैल्शियम जो बनेगा वो आपकी कहीं ना कहीं आर्टरीज़ वगैरह में जाएगा। ये आर्टरीज़ वगैरह जैसे हमारी चाहे वो कोरोनरी आर्टरी ही क्यों ना हो गई, क्योंकि कैल्शियम अगर वहाँ पे जाएगा कोरोनरी आर्टरी में तो दिक्कत है, आपको पता है, ठीक है, उससे हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन डी के साथ साथ आप विटामिन के भी लें, सो दैट ये विटामिन के क्या करता है, उस कैल्शियम को बोन तक लेके जाता है जहाँ पे एक्चुअल में उस कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। अगेन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन अभी तक डॉक्टर इसको फुल प्रूफ तरीके से रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज फुल प्रूफ तरीके से अभी WHO की गाइडलाइंस नहीं आई हैं। इसीलिए विटामिन डी और के कहीं कहीं पे तो सप्लीमेंट साथ में मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी विटामिन डी और के सप्लीमेंट्स अलग अलग ही आपको मिलते हैं, ठीक है। विटामिन डी से याद आया भाई, मेरा भी विटामिन डी रखा हुआ है, देखता हूँ ख़त्म हो गया कि अभी, क्योंकि यार मुझे बोला था डॉक्टर ने, मेरे 2 शॉट बचे हुए हैं बेटा, अभी 2 शॉट बचे हुए अभी मेरे, ठीक है। तो विटामिन डी बहुत, अगर इन जनरल में अगर मैं बात करूँ इंडियंस के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है विटामिन डी की। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से कंज्यूम करना है आपको बिना उसके, लेकिन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको, कि आपको पता हो कि विटामिन डी में आप डेफिशिएंसी है नहीं है, कैसा क्या। क्योंकि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती तो मसल एक होना, नहीं मसल्स में पेन होना, ये सारा कुछ होता जो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो किसी चीज़ का ना तो डेफिशिएंसी अच्छी होती है, ना किसी चीज़ का एक्सेस अच्छा होता है, ना तो किसी चीज़ की कमी, ना तो बहुत ज़्यादा अति में भी। क्योंकि जैसे विटामिन डी अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया ना, ओवर हो गया, तो ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में, वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता ही नहीं है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता ही नहीं है, ठीक है। इसको हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब ये समझो कि क्यों धूप से विटामिन डी नहीं मिलता और क्यों इसको हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब ये धूप है, जो सनलाइट है, जो सन रेज है, ठीक है, मेनली जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह ये सब जो रेज आती हैं, ये हमारे स्किन में जब पड़ती हैं तो जो हमारी स्किन है वो विटामिन डी बनाती है, ना कि धूप में विटामिन डी होता है। हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है, और वो विटामिन डी देन कन्वर्ट होता है कैल्सिट्रॉल में कन्वर्ट होता है। और ये जो कैल्सिट्रॉल होता है देन हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और टारगेट करता है, जैसे बोन्स वगैरह हो गया, इन सब जगहों पे, वहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेशन करता है। यही कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन की ही होती हैं। हार्मोन क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है हार्मोन को, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं ये, और अपना टारगेट जो ग्रुप होता है वहाँ पे जाके अपना काम करते हैं। लेकिन जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ हैं विटामिन जो बनते हैं बॉडी में, जैसे कि B7 हो गया, बायोटिन, के हो गया, ये हमारी वो जो नहीं गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं ये, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनाते जितनी रिक्वायर्ड होता है, और बाकी तो बनते ही नहीं है। तो मतलब घुमा फिरा के विटामिन या तो बनते ही नहीं हमारी बॉडी में, या फिर अगर इक्का दुक्का बनते भी हैं तो उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड उतना नहीं बनते हैं। तो यानी कि हमारी बॉडी एक तरीके से नहीं बनाती, और ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं ट्रैवल करते हैं विटामिन की बात करें। लेकिन ये जो है विटामिन डी कब बनता है? जब धूप पड़ती है स्किन में जब धूप पड़ी तो वो कैल्सिट्रियोल बना और वो ब्लड स्ट्रीम में गया, और वो इसीलिए हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो विटामिन डी इज मोर हार्मोन दैन विटामिन। ये विटामिन की कैरेक्टरिस्टिक को भी फुलफिल करता है। कैसे? कि हम इसको बाहर से भी ले सकते हैं, इसको हम बाहर से भी ले सकते हैं, विटामिन को बाहर से भी ले सकते हैं। जैसे विटामिन डी का भी मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, जो भी मेरे पास अभी जो रखा हुआ है वो उसके फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में कि बस ठीक है गटक गए, बहुत थोड़ा सा होता है, गोलियों के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो ये आपका बाहर से भी कंज्यूम किया जा सकता है। तो हार्मोन के भी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें और विटामिन के भी हैं। इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं, D2 और D3, एर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलीकैल्सिफेरॉल। जैसे जनरली आपको जो सप्लीमेंट्स देखने को मिलेंगे वो D3 के ही होते हैं,
ठीक है, जो जैसे भी मैं भी जो कंज्यूम कर रहा हूँ वो कॉलीकैल्सिफेरॉल ही है, D3 वाला ही है। मोर इफेक्टिव एट रेजिंग विटामिन डी लेवल्स इन दी ब्लड, हेल्प्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। ठीक है, D2 जो होता है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये विटामिन डी लेवल्स को बढ़ाता है ब्लड में, जिससे कि आपकी जो आपको काफ़ी लोगों को जो थकावट का प्रॉब्लम होता है, तो आप अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट का प्रॉब्लम है तो आप अपने विटामिन डी लेवल्स को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि चेक कराने के बाद आपको डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेना ही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट मिलेगा, नहीं मिल सकता है, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि आप 2000 IU का लेते हैं या फिर 60,000, दो ही मार्केट में आते हैं आई थिंक। ठीक है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स और 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स। ये है कि आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, डेली ऑल्टरनेटिवली, अपने डिपेंडिंग कि आपको कि क्या लेवल है। अगर बहुत सेवियर डिफिशियंसी है आपको तो आपको 60,000 पे जाना चाहिए, डेली नहीं, वीक में एक बार इसको कंज्यूम किया जाता है। अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इन जनरल जो है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप डॉक्टर का भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आप डेली इसको ले सकते हैं एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक, और वीक में एक बार इसको लीजिए। अगर 60,000 वाला ले रहे हैं तो 60,000 वाला डेली तो भूल के मत लेना, नहीं तो फिर ओवर हो जाएगा आपकी बॉडी में। ओके, अब अगर विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस अ बोन डिजीज दैट डेवलप्स एंड बोन मिनरल डेंसिटी एंड बोन मास डिक्रीजेस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है छेद, है ना, पोर्स हो गए हैं, पोर्स का मतलब छेद हो गए हैं, जैसे हड्डियों में से छेद से हो जाते हैं छोटे छोटे, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, अभी ऑस्टियो का मतलब हड्डी, मलेशिया का मतलब सॉफ्ट, तो आपकी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। सॉफ्ट होने की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनमें कुछ ब्रेकेज आ जाए, मोर लाइकली टू ब्रेक। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। देन आपका होता है एक रिकेट्स, वो छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कॉजेज रिकेट्स। ठीक है, बच्चों में, चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो। ठीक, अब यहाँ पर सारे विटामिन्स लिखे हुए हैं, अभी तो हमने डी के बारे में जाना था क्योंकि डी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। बाकी ए से लेके के तक लिखे हुए हैं। ए सबसे जो पहले डिस्कवर हुआ, देन बी डिस्कवर हुआ। अब बी क्या है ना, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, इसके 8 कॉम्प्लेक्सेज हैं, ध्यान रखना। B1 से लेके B12 तक 8 कॉम्प्लेक्सेज हैं। आपको लगेगा कि ये B12 तक है, लेकिन 12 नहीं है। आप देखो B4 नहीं है यहाँ पर, B8 नहीं है यहाँ पर, B10 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके मिसिंग है। आप देखो ना मिसिंग है कि नहीं। तो ये मिसिंग क्यों है? पहली बात तो मिसिंग इसलिए है क्योंकि पहले इनकी डिस्कवरी हुई थी तो B4 भी हुआ करता था, B10 भी हुआ करता था, लेकिन बाद में पता चला ये विटामिन की पूरी कैरेक्टरिस्टिक को तो फुलफिल करता ही नहीं है, तो इसलिए इनको वहाँ से हटा दिया गया था। इसलिए गैप आपको दिखेगा यहाँ पे। लेकिन हैं कितने? 8 हैं। विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्सेज हैं। देन विटामिन सी है, डी है, ई है और के है। डी के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके साइंटिफिक नेम क्या है और इनकी डिफिशियंसी से होता क्या है। तो कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है डी वाले का। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस देख चुके हैं, मसल्स में पेन होता है, थकावट सी लगती है, और रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स। अब जैसे जिन लोगों के बाल वगैरह भी झड़ते हैं उनको भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लो। विटामिन डी का रिकमेंड करता है और इसका रिकमेंड करता है B7 का, जिसको बायोटिन बोलता है। ठीक है, हेयर लॉस आप देख रहे हैं, बायोटिन। और ये जो B7 है हमारे गट में बनता है, जो गुड बैक्टीरिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारा यहीं बन जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ हमारे इसको ऊपर से भी लेना होता है, डाइट के थ्रू भी सप्लीमेंट भी आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा गट बनाता है, यानी कि अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी हुई तो आप समझ सकते हो कि हमारे हेयर्स भी अच्छे होंगे, हमारी स्किन रैशेस भी कम होंगे। ठीक है, तो गट हेल्थ को इम्पॉर्टेंट, अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, ऊपर से स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए से रेटिनॉल होता है, और अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ेरोप्थैल्मिया हो जाता है। क्या? ज़ेरोप्थैल्मिया। रात में दिखता नहीं है सर, रात में तो किसी को नहीं दिखता है, उल्लू थोड़ी ना है। अरे बेटा थोड़ा तो दिखता है ना, है ना, थोड़ा थोड़ा तो दिखता है, उस थोड़े की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो रेटिनॉल रात में नहीं दिखता है उनको, रेटिनॉल। ठीक है, B1 B2 B3 हम इनको देखते हैं। B1 थायमीन है, बेरी बेरी है। अगेन इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक है लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं। ट्रिक आपको याद रहेगी, हो सकता है आज ही तक, कल भूल जाओ आप, कल फिर याद कर लोगे, फिर भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि इसको बार बार रिवाइज करो, ट्रिक एक के चक्कर में ना पड़ो। पहले तो मैं बैच में बताता था ट्रिक, लेकिन अभी उसका कोई मतलब है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आसानी से मतलब ये है कि ट्रिक आपको अभी आसानी दे देगी, लेकिन भूल जाओगे ट्रिक, गए काम से। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बार बार रेपिटेटिवली अगर रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे बचपन में छोटे में आप, है ना, हाथ रख रख के याद करते थे, उसी तरीके से एकदम रट्टा मारो जिंदाबाद टाइप। राइबोफ्लेविन RBC में डिक्रीज होता है, नाइसिन पेलाग्रा।
B3 की अगर डिफिशियंसी होगी तो पेलाग्रा हो जाता है। पेलाग्रा को 3D डिजीज़ बोलते हैं। पेलाग्रा इज कॉल्ड एज 3D डिजीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है पेलाग्रा के बारे में, इसको 3D डिजीज़ बोलते हैं। 3D डिजीज़ क्या होता है? 3D डिजीज़ का मतलब ये होता है कि इसमें आपका डिमेंशिया होगा। ठीक, डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें आपको डर्मेटाइटिस भी होगा, यानी आपके स्किन में रैशेस पड़ना खराब होगी, और डायरिया। डायरिया तो आप सभी जानते हैं, जहाँ पर आपका इंटेस्टाइन और स्टमक ये सब खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है आपका ना। तो डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, तो 3D डिजीज़ बोलते हैं किसको? पेलाग्रा को, जो B3 की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और नाइसिन इसका साइंटिफिक नेम है। B5 कैसे, कितना आसान है। B5 पेंटो, 5 पेंटो, पेंटो मतलब 5, पेंटोथेनिक एसिड। फटीगनेस, नमनेस, मसल क्रैम्प आना। B6 पिरिडॉक्सिन, ठीक है, पिरिडॉक्सिन, अनीमिया। B7 बायोटिन, उन्होंने अभी देख ही लिया है, जो हमारा गट में भी बनता है, गट के गुड बैक्टीरिया बनाते हैं, बायोटिन, है ना। बायोटिन सप्लीमेंट जब भी आप हेयर के डॉक्टर के पास जाओगे, हेयर लॉस का उसको प्रॉब्लम बताओगे, तो पक्का वो आपको B7 के सप्लीमेंट देगा। B7 का देगा, बायोटिन का देगा और विटामिन D का देगा, दोनों का देगा। B9 की अगर बात करेंगे, फोलिक एसिड, फटीगनेस और न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट्स होते हैं बेबीज़ में, वो आपको देखने को मिलेंगे। B12 की बात करेंगे तो साइनोकोबालामीन, परनीशियस जो B12 है, जो आखिरी कॉम्प्लेक्स है विटामिन B का, साइनोकोबालामीन, ठीक है, के नाम से जानते हैं इसको। और इसकी कमी की वजह से परनीशियस अनीमिया हो जाता है, भयंकर वाला अनीमिया हो जाएगा आपको, और मेमोरी लॉस होगा, फटीगनेस होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक चीज़ ध्यान रखना, जो विटामिन नंबर B9 है, इसी को ही B क्या बोलते हैं? B11 बोलते हैं। ठीक है, जो विटामिन B9 है उसी को ही हम B11 बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ा जाए। अभी आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सी पे आते हैं अभी। एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी इसकी कमी की वजह से हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है, यानी कि मसूड़ों से खून आना, या फिर स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब है स्किन में रैशेस पड़ना, स्किन खराब होने लगना। तो विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन ई टोकोफेरॉल बोलते हैं, जैसे डी को कैल्सीफेरॉल, तो ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको एंटी स्टेरिलिटी, यानी कि बांझपना जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स और विजन प्रॉब्लम होने लगती है। और इनफैक्ट विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी स्किन वगैरह को अच्छा करने में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है विटामिन ई का, जो आपको स्प्राउट्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो इसीलिए विटामिन ई के काफ़ी लोग सप्लीमेंट, अगर आप स्किन डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको विटामिन ई के सप्लीमेंट्स देगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है। विटामिन के फेलोक्यूनॉन के नाम से जाना जाता है, और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, अगर इसकी कमी होगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और पुअर ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि एक्चुअली विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है कोगुलेशन के लिए। कोगुलेशन का मतलब होता है खून का थक्का जमना, लेकिन एक्चुअल में जो कोगुलेशन वर्ड आया है वो आया है यहाँ से, कोगुलेशन से। इसीलिए क्योंकि ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इस विटामिन का नाम के पड़ा, नहीं तो ई के बाद एफ आना चाहिए था, लेकिन ई ना आके के आया, क्योंकि ये कोगुलेशन करवाता है, तो के से कोगुलेशन रख दिया गया। ठीक है, ई के बाद एफ जी एच ये सब नहीं है। ठीक है, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई आया, लेकिन एफ ना के सीधे के आया, क्योंकि के करवाता है कोगुलेशन, यानी कि खून का थक्का जमाता है। अब रिकॉल आप कर सकते हो, ठीक है, रेटिनॉल। ठीक है, बी में आपके इतने कॉम्प्लेक्स हैं, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्यूनॉन। बाकी ये क्या है? थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, ये तो आसानी है, पेंटोथेनिक एसिड, प्रोडॉक्सिन, बायोटिन और फोलिक एसिड और साइनोकोबालामीन। ओके, B9 ही B11 है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सोर्सेज की बात करेंगे तो विटामिन ए के सोर्सेज जैसे कि आपकी स्पिनच हो गई, यानी कि पालक, कैरेट यानी गाजर, येलो फ्रूट्स हो गए, और स्वीट पोटैटोज। ठीक है, ये हिंदी में है। देन विटामिन बी की अगर बात करेंगे तो मीट, सी फूड, ये जनरली इस पर क्वेश्चन कम आता है सोर्सेज पे, मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, विटामिन सी आपके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, आंवला हो गया, स्ट्रॉबेरीज, यानी जो खट्टी चीज़ें हैं उसमें विटामिन सी देखने को मिलता है। डी की अगर बात करेंगे तो डी हमें सनशाइन से तो मिलता ही है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एग के यॉक में होता है, ट्यूना फिश होती है, जो सॉल्ट फिश होती है, सैल्मन फिश होती है, और कॉड लिवर ऑयल, इनमें भी विटामिन डी अच्छा खासा देखने को मिलता है। विटामिन ई की अगर बात करेंगे तो केल, स्पिनच, लेटिस और पासले, के सोयाबीन, कोरिएंडर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और पीस, और के जो है आपका, ये भी जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट ध्यान रखना, ओमेगा 3 करके है वो आपका। तो ओमेगा 3 भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में मतलब न्यूज़ इन दी सेंस कि
काफ़ी रिकमेंड किया जाता है, बहुत अच्छी है चीज़ है ओमेगा 3 की अगर बात करें तो। जो भी हमारे फ्लैक्स सीड्स वगैरह होते हैं ना, अलसी के बीज हो गए, उसमें बहुत सारा ओमेगा 3 देखने को मिलता है। जो फिशेज़ होती हैं अब ठीक है, उनमें भी ओमेगा 3 बहुत देखने को मिलता है फिशेज़ में, स्पेसिफिक टाइप की जो फिशेज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन अलसी का जो बीज होता है वो बहुत अगेन अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। जो हमारे नट्स होते हैं जैसे कि वॉलनट्स हो गए, वॉलनट में भी ओमेगा 3 होता है अच्छे मात्रा में। और अगर आप चाहें तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट थोड़े से महंगे आते हैं ओमेगा 3 के, क्योंकि डिपेंड्स कि किससे डिराइव किया गया है। जैसे कि एक अलास्का फ़िश का भी आता है, ठीक है, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट। खैर, तो ये चीज़ हो गया हमारा स्रोत है। मिनरल्स पे आते हैं तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देखो ओमेगा एक 3 होता है और एक ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 3 चाहिए होता है हमें, ओमेगा 6 नहीं चाहिए होता है। जनरली हमारी बॉडी में ओमेगा 6 पड़ा हुआ होता है, लेकिन ओमेगा 3 कम होता है। तो ओमेगा 3 और 6 का एक अप्रोप्रिएट रेशियो रिक्वायर्ड होता है। वो रेशियो मेंटेन करने के लिए हमें ओमेगा 3 थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि ओमेगा 3 ज़्यादा मात्रा में हमें रिक्वायर्ड है ओमेगा 6 से कंपैरिजन में। और हमारे जनरली होता क्या है, अगर आप टेस्ट वगैरह करवाओगे तो ओमेगा 6 ही ज़्यादा निकलेगा। अगर आप अलग से कॉन्शियस तरीके से अगर ईटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर पक्का ही। मिनरल्स पे आते हैं, अभी वाइटामिन देख रहे थे। दे आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स। वो क्या थे वाइटामिन? ऑर्गेनिक थे। क्यों? वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने हुए थे। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नहीं बने हुए होते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं। मिलेट जो होता है, जैसे कि हमारा जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, जो ज्वार बाजरा रागी, जो पहले एक टाइम पे क्या हुआ होता था, खूब चलता था गांव में, रोटियां इसी की बनती थी। लेकिन फिर आया गेहूँ, अब गेहूँ की रोटियां बनने लगी कि भाई इसको गरीबी से एसोसिएट करके देखा जाने लगा कि ओह ज्वार की रोटी बनती, लगता है खाने का है नहीं इनके पास, इस तरीके से देखा जाता है। लेकिन अब वही है ना, गो बैक टू वेदास टाइप। अब फिर वापस जब अमीर लोगों ने खाना शुरू किया इसको मिक्स्ड रोटी, तब मिडिल क्लास में भी अब वो पेनेट्रेट हो रहा है, धीरे धीरे नीचे में भी पेनेट्रेट हो रहा है, क्योंकि इसके अब बेनिफिट्स पता चल रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स तो जो गेहूं की रोटी है उससे भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें से हमें मिलते हैं बहुत सारे मिनरल्स। और इनफैक्ट गेहूं उगाने के लिए तो हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और इसको उगाने के लिए ज्वार बाजरा रागी रिक्वायरमेंट है ही नहीं बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें इनपुट भी कम है, ठीक है, आउटपुट भी ज़्यादा है, और हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स दे रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम जिंक ये सब मिलते हैं मिनरल्स। वो क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? बहुत चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा, हमने देखा था हार्ट है, तो हार्ट में राइट आर्टरी में सिनो आर्टरियल नोड है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो सही तरीके से स्पार्क जनरेट करता रहे, सो दैट हमारा हार्ट सही तरीके से फंक्शन करता रहे, उसके लिए जैसे मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम हम लोग ने देखा था रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, मैग्नीशियम और आयोडीन है। आयोडीन से क्या होता है, हमारा कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट होता है ज़रा बताइए। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितनी मात्रा में जो रिक्वायर्ड है। तो मैग्नीशियम जो है मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है, बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। अ टिपिकल अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 25 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। अगेन अगर कोई ढंग का डॉक्टर होगा तो वो जब विटामिन डी का सप्लीमेंट रिकमेंड करेगा तो के के साथ साथ वो मैग्नीशियम भी रिकमेंड करेगा आपको। विटामिन के साथ साथ मैग्नीशियम मिनरल को रिकमेंड करेगा। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप विटामिन डी कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर आप ये भी ले सकते हैं तो और बेटर है, क्योंकि ये भी बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, यानी कि कैल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये जिंक की बात करते हैं, ये वुंड हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, ठीक है। आयोडीन जो भी मैंने पूछा था, ये क्या करता है, थायराइड जो ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है। थायराइड जो हार्मोन होता है T4, उसके सेक्रेशन में, थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन में हेल्प करता है, जो रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को, यानी एनर्जी बनाने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। ब्रेन फंक्शंस को इम्पैक्ट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी, जैसे कि आपके जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, स्किन है, ये काफ़ी हद तक इन मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कोलेजन है, तो कोलेजन इज़ नॉट अ मिनरल, लेट मी फर्स्ट क्लियर यू, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे पहले ही बता देना चाहिए था आपको प्रोटीन जब पढ़ाते वक्त। ये कोलेजन एक प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, यानी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो कोलेजन ही है। इसका एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो डीएनए होता है उसका इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वहीं कोलेजन की बात करेंगे तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी डिस्कवरी जी.एन. रामचंद्रन जी ने करी थी, जी.एन. रामचंद्रन जी ने करी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी। ना विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेजन, ठीक है। तो अगेन अगर आप कभी कोलेजन सप्लीमेंट कंज्यूम करोगे या फिर अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि विटामिन सी रिकमेंड करेगा आपको। क्यों? क्योंकि कोलेजन के सिंथेसिस को फैसिलिटेट करता है विटामिन सी, ठीक है। इसीलिए कई सारे कोलेजन जो पाउडर होते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं कि जैसे आंवले का पाउडर होता है, उसको पानी में डाल लो, ठीक है,
उसको पियो कोलेजन लेने के बाद। तो उससे क्या होता है, आपका जो कोलेजन है वो इम्पॉर्टेंट तरीके से सिंथेसाइज हो जाता है बॉडी में। और कोलेजन क्यों इंपॉर्टेंट है? कोलेजन इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी स्किन के लिए, आपके बोन जॉइंट्स के लिए, आपके अच्छे हेयर्स के लिए। काफ़ी सारे क्या मतलब जितने भी आप ये एक्टर और एक्ट्रेस देखते हो, ऑलमोस्ट सभी कोलेजन सप्लीमेंट्स लेते ही होंगे, क्योंकि अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है, थोड़ी सी जवान टाइप रखनी है, तो कोलेजन के काफ़ी लोग लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोलेजन कंज्यूम करना ही करना है, ठीक है, सप्लीमेंट लो, एकदम तुम्हारी स्किन चमक ही जाएगी बिल्कुल, क्योंकि विटामिन सी और अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होती है। लेकिन हाँ, ये होता है, कोलेजन इज़ कंसिडर्ड अ गुड सप्लीमेंट फॉर योर स्किन एंड हेयर्स एंड ऑल्सो फॉर द बोन जॉइंट्स। ठीक है, कोलेजन भी अलग अलग तरीके का होता है, कुछ स्पेसिफिक होता है स्किन पे के लिए, कुछ स्पेसिफिक होता है बोन जॉइंट के लिए। तो वो भी देखना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं और कहाँ से वो डिराइव्ड है। जैसे कि मेनली जो ज़्यादातर कोलेजन डिराइव्ड होते हैं वो बीफ, यानी कि जो हमारी काऊ है उसकी या तो स्किन से डिराइव्ड होते हैं, या फिर अदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से डिराइव्ड होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन में भी कोलेजन पाया जाता है। ठीक है, और कोलेजन आते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑल्सो। कुछ कोलेजन आते हैं जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए वो होते हैं। ठीक है, वो प्लांट बेस्ड होते हैं, और काफ़ी सारे आते हैं जो एनिमल बेस्ड होते हैं। खैर, अब आते हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स पे, पादपों में किस तरीके से पोषण ये लेते हैं। ठीक है, अब प्लांट में न्यूट्रिशन समझने से पहले हमें समझना होगा कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक, स्वपोषी और विषमपोषी। किस सेंस में? तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं। खुद से बनाते हैं का मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी अपना सर खाना खुद से ही तो बनाते हैं, हम रोटी दाल चावल अपना खुद से ही बनाते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं का भाई, उसको ऑटोट्रॉफिक नहीं बोलते हैं उसको। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जैसे हमारे प्लांट्स, ये किसी से ग्रोसरी स्टोर में जाके अपना खाना लेके नहीं आते हैं, इनका कोई किचन नहीं है, इनका किचन है लेकिन यहाँ वो अपना खाना वहाँ खुद बनाते हैं, ग्रोसरी स्टोर से कोई सामान लेके नहीं आते हैं, अपने ही सामान, यानी कि वो CO2 H2O किस तरीके से यूज़ करते हैं, पानी हवा और सनलाइट का, उससे करके अपना खाना बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, ये सब। हीटोट्रॉफिक में ह्यूमंस आ गए, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल जैसे कुत्ता भैंस ये सब, फंगस हो गई, ये सब हीटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में आपके प्लांट्स और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं वो सब आएंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन या फिर जितने भी पेड़ पौधे सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हीटोट्रॉफिक को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, यानी कि अपघटक, परजीवी और होटलोजोइक। क्या अंतर है इनमें? सेप्रोफाइट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढते हैं, जो चीज़ सड़ रही है उसको फीड करते हैं, जैसे कि ब्रेड की फंगस, इसको ब्रेड मोल्ड या राइजोपस के नाम से जानते हैं। पैरासिटिक होते हैं जो दूसरों का खून चूस के बढ़ते हैं, ठीक है, जो दूसरों को गाली दे के अपना चैलेंज चढ़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। कैस्कटा हो गई, जैसे कैस्कटा हमारी अमरबेल जिसको बोलते हैं, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, पैरासिटिक नेचर का है। कैस्कटा अगर आपने देखा, अमरबेल दूसरे पेड़ पर चढ़ती है और फिर चलने का काम करती है, ठीक है, तो उसको पैरासिटिक बोलते हैं, जो दूसरों का। जैसे कि हमने देखा था निमाटोड्स होते हैं, एस्टेलमेंथिस, राउंड वर्म्स, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और खुद ग्रो करते हैं। लीच हो गया, लीच किस फाइलम में आ रहा था जरा बताइए। होलोजोइक क्या होते हैं? जो खाने को अंदर डालते हैं बॉडी में, उसको डाइजेस्ट करते हैं और जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि हम इंसान यही करते हैं, अंदर हम खाना डालते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। कुत्ते भी ऐसा करते हैं। अमीबा जो होता है ना, अमीबा यूनिसेलुलर जो आपका पैरासाइट है अमीबा, ये भी वही करता है। आपको पता है, इसको कुछ दिखेगा तो ये अपने स्यूडोपोड बनाएगा, स्यूडोपोड बना के इसको अंदर ले लेगा, फूड वैक्यूल बनेगा, खाना बनाएगा खाना, और वो फिर जो भी वेस्ट होगा निकाल देगा बाहर उसको, ठीक है। तो अमीबा भी आपका होलोजोइक, यानी कि खाने को अंदर डालता है अपनी बॉडी में और उसके बाद डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है वेस्ट। तो ऑटोट्रॉफिक, in this mode of nutrition an organism can produce its own food using light, water, CO2 and other chemicals। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है, लेकिन उससे पहले एक घूंट पानी चढ़ाना पड़ेगा पहले, क्योंकि भले अपन अपना खाना ना बना रहे हो लेकिन पानी तो रिक्वायर्ड ही है। चलो, तो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं अभी। तो ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे और फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? समुद्र के जो पेड़ पौधे होते हैं ना,
उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, जैसे याद कर लो, ठीक है। जो समुद्र के होते हैं, जो जल में रहते हैं, जलीय पेड़ पौधे, उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। चलो हीटोट्रॉफिक पे आते हैं। हीटोट्रॉफिक में तो यार देख ही ले, क्या बार बार वही बताना, ठीक है। हीटोट्रॉफिक में हमने 3 देख लिए हैं, सैप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है। मैं बता चुका हूँ बार बार, फिर उसको क्या ही रिपीट करना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, पोषण, ठीक है, शोषण। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, CO2 एंड वाटर। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिससे दूसरे पौधे, हरे पौधे, मतलब जिससे द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं। कहाँ होता है? पत्तियों की सेल्स में, जहाँ क्लोरोफिल होता है। अच्छा, अभी देख लेते हैं क्या लिखा है, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, लोड मत लेना। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा, सनलाइट आई, उसने पानी को तोड़ दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। अच्छा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट। आई नो आपको समझ नहीं है, और मैं चाहता भी था आपको समझना है, ठीक। देखो होता क्या है कि एक पत्ती है, पत्ती की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पत्ती की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक वैक्सी सेक्रीशन करता है, क्यूटिकल, ठीक। ऐसे ही लोअर एपिडर्मिस होती है, यानी कि नीचे भी स्किन होगी, ठीक है। जैसे आपकी ऐसे तो नहीं एक साइड स्किन होती है, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, तो पत्ती का ऊपर, पत्ती का नीचे पूरा एपिडर्मिस से कवर्ड है, ठीक। आवाज आ रही है क्या आपको बैकग्राउंड में? ठीक है। तो ऊपर भी स्किन है आपका, ऊपर भी स्किन है, नीचे भी स्किन है, ऊपर भी एपिडर्मिस और नीचे भी एपिडर्मिस, और वो क्यूटिकल का सेक्रेशन कर रहे हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, ओपनिंग होती है। ओपनिंग, जो डाइकॉट होते हैं, उन डाइकॉट प्लांट की लीव्स होती है, उनमें नीचे ओपनिंग होती है, और मोनोकॉट में ऊपर और नीचे, पत्ती के ऊपर नीचे दोनों में इवन तरीके से ओपनिंग्स देखने को मिलती है। इन ओपनिंग में क्या होता है, जो विच आर गार्डेड बाय दिस गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं, इन ओपनिंग से गैसियस एक्सचेंज होता है, वाटर लॉस होता है। यहीं से CO2 अंदर आएगी, O2 बाहर जाएगी। ध्यान रखेंगे, CO2 अंदर आएगी, CO2 का यूज करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। अब इस ऊपरी एपिडर्मिस और नीची एपिडर्मिस के बीच में जो देख रहा हो ये मोटा सा थिक, इज कॉल्ड एज मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। क्या बोलते हैं बंटाई? मीजोफिल बोलते हैं बंटाई, ठीक है। तो मीजोफिल भी दो तरीके का, पैलिसेड, पैलिसेड देख रहे हो ऐसा सा है, ठीक है, ऐसा कॉलम शेप्ड है, कॉलम शेप्ड है कि नहीं, और बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक्ड है। नीचे स्पॉन्जी है, गोल गोल है, और बहुत स्पेस है इनके बीच में, देख रहे हो, खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये सब खाली स्पेस है। तो मीजोफिल दो तरीके का, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक। तो ये जो ओपनिंग है, यहाँ से CO2 अंदर आएगी, ठीक है, CO2 आ गई। 3 चीजें रिक्वायर्ड अपने को खाना बनाने के लिए, CO2, लाइट और क्या? पानी। तो पानी हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स यानी जड़ होती हैं पेड़ की, वो ले लेती हैं। रूट हेयर्स होते हैं एपिडर्मिस में, वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। और किसके थ्रू, कौन से प्लांट टिश्यूज होते हैं जिनके थ्रू पानी ऊपर चढ़ के आता है, बताओ जल्दी से, ठीक। तो अब यहां पे होता क्या है कि ये आपका जो मीजोफिल है, ठीक है, मीजोफिल में भरा पड़ा है क्या? आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मीजोफिल में क्या भरा पड़ा है? मीजोफिल में आपका क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, लाइट को ट्रैप किया जाएगा बाय द प्लांट, ठीक है, क्लियर। तो मीजोफिल सेल्स आर प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटापोर्स। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो इनको खोलने का काम करती हैं, बंद करने का काम करती हैं, वो पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। ये CO2 को अंदर लेके आती हैं। और मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे होता है वो समझिए, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं, वैक्सी क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है जिसने क्यूटिकल सेक्रेट किया है, ये आपका लोअर एपिडर्मिस है जिसने क्यूटिकल सेक्रेट किया, इसमें पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक। अब ये जो मीजोफिल है ना, इसमें क्या है, मीजोफिल में प्लास्टिड है, ठीक है। मीजोफिल में क्या है? प्लास्टिड भरा पड़ा है। और इस प्लास्टिड में, प्लास्टिड के 3 प्रकार पढ़ाए थे मैंने आपको,
टिश्यू पढ़ाते वक्त। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जाइलम होगा, जाइलम के थ्रू पानी आएगा। खैर, तो क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था और ल्यूकोप्लास्ट था। क्लोरो क्या कर रहा था? खाना बना रहा था। क्रोमो क्या कर रहा था? क्रोमो क्या कर रहा था? कलर प्रोवाइड कर रहा था। और ल्यूको क्या कर रहा था? उस खाने को स्टोर कर रहा था, जिस जो अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एल्यूरो, अमाइलो, इलाइयो। एल्यूरो क्या कर रहा था? एल्यूरो प्रोटीन, प्रोटीन। एमाइलो, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट। और इलाइयो, लाइक फैट को स्टोर कर रहा था वो। तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो खाना बना रहा था। अब कैसे बना रहा था वो देखो। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना उसके आंतरिक संरचना से, इनर जो पार्ट है उससे। यहाँ पर ऐसे सिक्के नुमा टाइप का, सिक्का टाइप ऐसे लग रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसा सिक्का टाइप ये जो रखा हुआ है इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। इस थाइलाकॉइड के जो मल्टीपल थाइलाकॉइड्स, एक के ऊपर 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 जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेनम। ये ग्रेनम क्या करेगा? लाइट, जो सनलाइट आएगी, सनलाइट उसको ट्रैप करेगा और क्या करेगा? यहां से लाइट रिएक्शन शुरू होगी, ठीक है, लाइट रिएक्शन शुरू होगी। एक सेकेंड रुकिएगा। यहां से क्या होगी? लाइट रिएक्शन शुरू होगी, जिसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। दिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स वेयर लाइट स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो पानी जाइलम से चढ़ के ऊपर आया है, उस पानी को पहले तोड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये वही ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, जो हम तो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो ये वही ऑक्सीजन है, ये जो उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगी। समझ में आई चीज़? जो उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगी जहाँ से CO2 अंदर आई थी। और ATP और NADPH बनेगा। ATP और NADPH बनेगा। ये क्या है? एनर्जी कैरियर्स हैं। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ह्यूमन बॉडी में भी तो कुछ पढ़े थे, एनर्जी कैरियर्स। याद आया आपको कुछ? उसी तरीके से ही NADPH और ATP। NADPH क्या है वैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी निकोटानामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है NADPH का। और ATP तो जानते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, समझ में आई बात? तो पहला क्या हुआ? जो ये थाइलाकॉइड रखे हुए थे, थाइलाकॉइड के स्टैक को ही पूरा ग्रेना बोला जाता है, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, यहीं पे लाइट को ट्रैप किया जाता है, पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, एनर्जी कैरियर ATP और NADPH जनरेट होते हैं। ये जनरेट होने के बाद अब जो स्ट्रोमा है वहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। तो स्ट्रोमा क्या होता है अभी देखते हैं। इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा वेयर देयर इज अ यूज ऑफ ATP और NADPH जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, वो कन्वर्ट करता है CO2 को ग्लूकोज में। वो किसको कन्वर्ट करता है? CO2 को ग्लूकोज में। ये जो बीच में भरा हुआ है ना, ये बीच में जो भरा हुआ है ये इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा। और ये जो ये ग्रेना को जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, ठीक है, जो ग्रेना का ब्रिज है वो है लैमेला। ये जो ब्रिज है ना, ये दिख रहा होगा, ये जो जोड़ रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लैमेला। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये थाइलाकॉइड रखे हुए इनके पूरे स्टैक को बोलते हैं क्या? ग्रेनम, जहाँ लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, जिसको कि केल्विन साइकिल बोलते हैं, जहाँ पे CO2 का यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है, ATP और NADPH का यूज़ करके। ग्रेनम में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होती है, जहाँ पे ये थाइलाकॉइड लाइट को ट्रैप करेंगे, पानी, वो जो लाइट है वो पानी को तोड़ देगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, जिसको हम ब्रीथ करते हैं। समझ में आई चीज़? समझ में आई तो एक बार थपथपा दीजिए जल्दी से। फीचर की अगर बात करेंगे क्लोरोफिल की, अब क्लोरोफिल क्या है? तो ये सर जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये एक पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो किसी पेड़ को हरा कलर देता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये एक पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही देखने को मिलता है, ग्रीन पिगमेंट है। ये ग्रीन कलर जो आता है ये मैग्नीशियम मेटल की वजह से आता है, ठीक, मैग्नीशियम धातु की वजह से आता है। क्लोरोफिल 2 तरीके का होता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B। एक्चुअल में हमें जो पेड़ पौधे हरे नज़र आते हैं वो हरे इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि इनका कलर हरा है, नहीं, हमें हरे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि हरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैसे? एकदम सिंपल टर्म्स में समझो, ये पत्ती है, ठीक है, इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल ये क्या करते हैं ना, ये जो क्लोरोफिल क्या करते हैं, क्लोरोफिल आपका क्या करते हैं, ये ब्लू कलर को, ब्लू कलर हो गया या फिर रेड कलर हो गया, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पेड़ का रंग ग्रीन नज़र आता है, हरा नज़र आता है, क्योंकि ये हरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो रिफ्लेक्ट करते हैं वही नज़र आता है हमें,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत क्या हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मैंने कपड़े नॉर्मल से पहन रखे हैं, घड़ी नॉर्मल से पहन रखी है, गाड़ी मेरे पास नॉर्मल है, तो मैं कैसा अपीयर होऊंगा? कैसा नॉर्मल? क्यों? मैं रिफ्लेक्ट नॉर्मल कर रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्ट चीज़ें नॉर्मल कर रहा हूँ सोसाइटी को, तो मैं नॉर्मल अपीयर होऊंगा। मैं अकाउंट में पड़े हुए हैं 1000 रुपये, लेकिन कपड़े, जूते, घड़ी सब महंगी ले रखी है EMI पे, गाड़ी भी महंगी वाली ले रखी है। रिफ्लेक्ट क्या कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही अमीर हूँ। तो जो रिफ्लेक्ट करेगा कोई, वही तो दिखेगा। तो ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है और ब्लू और रेड को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो क्लोरोफिल 2 पिगमेंट है, A और B। रोल की अगर बात करेंगे तो प्राइमरी पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट है। इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, ये लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सीधा, और ये एनर्जी को क्लोरोफिल A में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट ट्रांसफर्स एनर्जी टू क्लोरोफिल A को, ये एनर्जी ट्रांसफर करता है सो दैट वो लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। कि ध्यान रखना, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कलर इसका ब्लू ग्रीन होता है, इसका येलो ग्रीन। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? फिर कुछ, हाँ, तो कुछ प्लांट इसलिए ग्रीन अपीयर नहीं होते हैं क्योंकि सिर्फ ग्रीन कलर, देखो जैसे क्लोरोफिल है तो ग्रीन हो गया। कुछ मैंने आपको बताया था कैरोटेनॉइड्स होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ये येलो या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं किसी प्लांट की लीव्स को। अगर आपने देखोगे तो उनका येलो या ऑरेंज कलर होता है। एंथोसाइनिन होते हैं, एंथोसाइनिन, क्योंकि जो प्लास्टिड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक से दूसरे में, तो ये वो रेड या पर्पल कलर प्रोवाइड करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा डोमिनेंट पिगमेंट है। अगर जनरली क्लोरोफिल होता है तो मैग्नीशियम ग्रीन कलर डोमिनेंट होता है। कैरोटेनॉइड्स है तो येलो ऑरेंज होगा, एंथोसाइनिन है तो रेड और पर्पल होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है पूरा फोटोसिंथेसिस, जिसकी रिएक्शन ये लिखी हुई है। CO2 आई उस ओपनिंग से अंदर, पानी आया जाइलम से ऊपर रूट्स के थ्रू, लाइट आई, लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया, खत्म। अब किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ वो हमने देखा, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट में क्या हुआ? लाइट आई और उसने इस पानी को तोड़ा, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाहर निकल गई और ATP और NADPH प्रोड्यूस हुआ। वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है, ग्रेना में हो रही थी डिपेंडेंट वाली। तो स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रही थी, डार्क रिएक्शन, और वो कैल्विन साइकिल के नाम से जानी जाती है। और वहाँ पर ATP और NADPH का यूज़ करके CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर वो लिखा हुआ है CO2, ठीक है, H2O, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये बन गया आपका। ठीक है, डन, फोटोसिंथेसिस भी ओके। अब हमारे पेड़ पौधों को भी ना, बस ख़त्म है अब तो, हमारे पेड़ पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड हो, और माइक्रो मतलब जो कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। तो NPK, का, मगसा, CHO, ये 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्रो के अलावा जितने भी होंगे माइक्रो होंगे। जैसे इंसानों में बात करेंगे तो मैक्रो क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खत्म। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या होते हैं? वाइटामिन्स और मिनरल्स। वाइटामिन्स में A, B, C, D, E, K। मिनरल्स में मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो सॉरी मिनरल है। मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट तो ही है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल है। यहाँ पे, वहाँ पे कार्ब, फैट और प्रोटीन था, यहाँ पे 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि कौन सा हवा से और पानी से मिलता है और कौन मिट्टी से मिलता है। तो CHO ध्यान रखना, ये मिलता है कहाँ से? ये मिलता है पानी या हवा से, वाटर या एयर से। बाकी ये जो मिलते हैं ना, ये सॉइल से मिलते हैं। कहाँ से? मिट्टी से मिलते हैं। ठीक, तो ये है हिंदी में आप देख सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्रो। और अगर इसके एक स्टेप ये आगे गया, जो कि रेलवे जैसे एग्जाम में जाता है, ग्रुप D जैसे एग्जाम में, तो ये मेन फंक्शन पूछ सकता है कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन होता है। अब जैसे हमने कार्ब, प्रोटीन और फैट का फंक्शन पढ़ा था कि नहीं, कार्ब एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन स्टोर ज़्यादा कर लेता है वो। ठीक है, फैट का भी काम होता है कि वो इंसुलेशन में हेल्प करता है, एनर्जी रिटेंशन में हेल्प करता है, हीट रिटेंशन, थर्मो रेगुलेशन में, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम जैसे जिम में वेट्स उठाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो मसल टियर होता है,
ठीक है, फिर हम रेस्ट करते हैं, प्रोटीन देते हैं अपनी बॉडी को, तो मसल रिकवरी होती है। मसल रिकवरी के साथ साथ मसल जो टीयर हुई है उसको बिल्ड किया जाता है बाई प्रोटीन, तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे ऐड करते हैं, तभी प्रोटीन ज़्यादा इनटेक करने को बोला जाता है अगर हम वर्कआउट करते हैं तो। उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन का काम होता है लीफ के ग्रोथ और क्लोरोफिल में, फॉस्फोरस का काम होता है रूट्स फ्लावर्स और एनर्जी प्रोवाइड करने का, पोटेशियम काम होता है इम्यूनिटी एंड वाटर बैलेंस मेंटेन करने का, कैल्शियम सेल वॉल बिल्ड करने का, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस करने में, बिकॉज मैग्नीशियम इज द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल विच इम्पार्ट्स द ग्रीन कलर बाई रिफ्लेक्टिंग द ग्रीन कलर। सल्फर प्रोटीन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो जिसमें जो NPK है ये मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट कहे जाते हैं, मतलब मैक्रो मतलब ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक। उसमें से NPK मेजर है, मेजर का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ये, इनके बिना तो थोड़ा चल भी जाएगा लेकिन इनके बिना पेड़ पौधा चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। NPK, तभी यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र में अगर आप देखोगे तो आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है NPK देना, ठीक है। किसी खाद में भी आप देखोगे तो NPK लिखा रहेगा, इसीलिए। वो यूरिया की डिस्कवरी किसने करी थी, 1828 में करी थी, फ्रेडरिक वोलर ने सिंथेसाइज किया था यूरिया को। कुछ ऐसी फसलें होती हैं, क्रॉप होती हैं जैसे लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब होता है जिनमें बेलें होती हैं, जैसे कि मटर होती है, मटर बेल में होती है, ठीक है, लेग्यूम्स हो गई। या फिर जैसे हमारी दालें हो गई वो भी लेग्यूम्स में आती हैं, तो दालें हो गई हमारी लेग्यूम्स में जो आ रही हैं। या फिर हमारी मटर हो गई, या फिर हमारी मूंगफली का पेड़ हो गया, इनको खाद की आवश्यकता नहीं होती है या फिर नाइट्रोजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें बैक्टीरिया बैठा हुआ है बैक्टीरिया बैठा हुआ है, बिल्कुल जैसे हमारी गट में बैक्टीरिया बैठा हुआ है और अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है, अगर वो अच्छा बैक्टीरिया है तो गुड बैक्टीरिया। इसी तरीके से कुछ पेड़ पौधों में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको पता है वो रिलेशनशिप होती है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के पूरक के तौर पर ऐड करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कुछ दे रहा होता है और दूसरा एक को कुछ दे रहा होता है। जैसे कि राइजोबियम और एजोबैक्टर जैसे बैक्टीरियाओं को रहने की जगह दे रहा है जड़, इन पेड़ों की जड़ जो रिक्वायर्ड है इन बैक्टीरिया को वो उनकी जड़ दे देती है, और ये लोग उस पेड़ को क्या देते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन घूम रही है इतनी सारी, जो पेड़ पौधे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए उनको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है, उर्वरक की, वो काम ये लोग क्या कर देते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए इन लोगों को क्या होती है, लेग्यूम्स को, इन पेड़ पौधों को ऐसे नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन है, ये हैं आपके एजोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, यानी कि पेड़ के जो रूट्स हैं उनके साथ वो उनकी कंपेनियनशिप है, ठीक है। ऑलराइट, ये जैसे होते हैं हमारे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्ड, ये सब क्या हैं, ये सब कार्निवोरस हैं। कार्निवोरस का मतलब है ये इंसेक्ट खाते हैं, ये है ना, कहीं कोई आया और चपका लिया उसको। इनका ये मत सोचना ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते होंगे, करते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन इन लोगों को भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि इनके भी रूट्स में बैक्टीरिया ये वाले नहीं होते हैं तो फिर जो इंसेक्ट चबा जाते हैं ना, ये जैसे इंसेक्ट आया और बंद हो गया, इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये जो नाइट्रोजन इन लोगों को रिक्वायर्ड होता है ये उनसे ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस तो नॉर्मल हर प्लांट करता है, ये भी करते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो ये अपने इंसेक्ट से पूरी कर लेते हैं, ठीक है। नॉन वेज प्लांट है ये, नॉन वेज खाते हैं ये, ठीक है। बस 1 मिनट का और लेक्चर बाकी है, जिसमें हम देख लेते हैं कि फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे ज़ेरोफाइट्स आपको पता है वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई और एरिड एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ज़ेरोफाइट वो होते हैं जो बहुत ही शुष्क या निर्जल वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। हीलियोफाइट्स वो होते हैं जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं, दोज दैट रिक्वायर फुल एक्सपोजर टू दी सन फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ, पूरा एक्सपोजर चाहिए उनको हीलियोफाइट, सनलाइट के बिना वो रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। देन नियोफाइट्स होते हैं अ प्लांट स्पीशीज विच इज़ नॉट नेटिव टू अ जोग्राफिकल रीजन एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रिसेंट हिस्ट्री, यानी कि एक नवोदित वह पादप प्रजाति जो किसी भौगोलिक क्षेत्र की मूल निवासी नहीं और हाल ही में इतिहास में वहाँ लाई गई, तो नियोफाइट बोलते हैं। नॉट नेटिव है, नॉट नेटिव कहीं और से लाई गई है, यानी उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो उसका प्रमुख घर नहीं है जहाँ के लिए वो पाया जाता है, कहीं और से उठा के उसको रखा गया है वहाँ पे।
प्रोटोफाइट वो होते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मैं बता चुका हूँ, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जहाँ पर अपने यूज़ के लिए फसल उगाई जाती है, गेहूँ चावल आलू ये सब अपने खाने पीने के लिए, प्रिमिटिव। ठीक है, सॉरी सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है पुराने पुराने टूल्स का, जैसे कि फावड़ा, खुरपी, इन सब का, हो जिनको बोलते हैं डंग, इन सब का यूज़ करके, तो उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस बोल रहे थे। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। जैसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं? जो पुराने बैक्टीरिया हैं, जिनको आर्के बैक्टीरिया बोल रहे थे। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्के वाले पुराने वाले बैक्टीरिया थे। तो वैसे प्रोटो क्या है? प्रिमिटिव है। अगेन प्रोटो प्रिमिटिव, नियो नॉन नेटिव। ठीक है, नाम से ये आराम से पता चल रहा है। और फिर थैंकू नाम का भी एक पेड़ होता है, ठीक है, जो आखिरी में आता है सबसे हर लेक्चर के। और फिर वो बोलता है क्या कि बैच ले लो अगर तुमको रिकॉर्डिंग चाहिए, और अगर तुमको नोट चाहिए, अगर तुमको डिजिटल नोट चाहिए, अगर तुमको पीडीएफ चाहिए पीपीटी के, अगर तुमको क्विज चाहिए, अगर तुमको प्राइवेट टेलीग्राम चाहिए, अगर तुमको वो चाहिए, अगर तुमको ये चाहिए, सब कुछ। ठीक है, देन ये इंग्लिश का है पीएसपी सर। अच्छा, जितने लोग पीएसपी सर से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जो बताएं कैसा सर पढ़ा रहे हैं सर, बताइए जल्दी से। और ये कॉम्बो बैच है, ठीक है। आई थिंक अभी तो इसका प्राइस 199 100 रुपये ऐसा कुछ तो कम है। आई थिंक 1299 को देखने को मिलेगा, 1199 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। खैर, लेकिन ये जो भी है आपका बैच, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, नॉट ओनली एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं वो, रेलवे के जितने एग्ज़ाम्स हैं वो, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं वो, जो भी आपके टेस्ट मैच वाले एग्ज़ाम है वो, T20 एग्ज़ाम्स है वो भी, सब एग्ज़ाम हो जाएंगे भाई। वनडे नहीं, T20 से लेके टेस्ट तक सारे एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज T20 देखते हैं भाई, कुछ कर पाएंगे इंडिया वाले कि नहीं कर पाएंगे। मस्ती नहीं मास्टर, अच्छा तुम करो तो ठीक है, हम करें तो मस्ती क्यों। तो अच्छा, बेस्ट पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं। इज़ यूरिया गुड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं, क्योंकि जितना आप यूरिया डालोगे, खाद डालोगे, उसके अगली बार उतने उससे ज़्यादा ही रिक्वायर्ड हो जाता है उसको, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो हर्षू नेगी, क्रिएटिनिन लेना गलत बात नहीं है, ले सकते हो क्रिएटिनिन, ठीक है, नॉर्मल मात्रा में ले सकते हो, कोई ऐसा गलत बात नहीं है क्रिएटिनिन लेना, ठीक है। उससे आपकी जो एफिशिएंसी है जिम में या फिर वर्कआउट के दौरान वो बढ़ती है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हर चीज़ मात्रा में अच्छी लगती है ना, तो मात्रा में लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा यार, कहाँ गई यार स्लाइड, एक सेकंड रुकना। न्यूट्रिशन 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 भैया, या चलो ठीक है, चलो भैया करो। थर्ड क्वेश्चन, ये भाग के कौन जा रहा है, क्यों? अभिषेक 100 लोडिंग, अरे लोडिंग लोडिंग लोडिंग, कब लोडिंग कब अनलोड करेगा भाई अभिषेक? आज तो हमको लग रहा है तिलक, और तुमको क्या लगता है किसका पत्ता कटेगा? हमको तो लग रहा है इनका पत्ता कटेगा, उनकी जगह संजू सैमसन आएंगे। रिंकू भी पता नहीं भाग गए, घर भाग गए अपने, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन आज अगर इन लोगों ने भाई, अगर आज कुछ करना है मतलब आगे, तो 300 रन तो भाई, मतलब 250 रन तो ठोकने पड़ेंगे। देखो कहाँ लग रहा था इस बार 300 पार, और 150 पार नहीं हो पा रहा, ठीक है भाई। जो स्लोअर्स फेंकी थी ना भाई, स्ट्रैटेजी के साथ आए थे साउथ अफ्रीका वाले स्लोअर्स, नकल में भी उंगलियां फेर रहे थे, वो देखा था। वो किसका विकेट था? अभिषेक शर्मा का तो विकेट था, नकल को उसमें भी उंगलियां फेरी गई थी। तो नकल, स्लो, ठीक है, फुल लेंथ डिलीवरी सब यही मिल रही थी। द डिजीज़ रिकेट्स, विटामिन डी, ये स्कर्वी, ये आपका रेटिनॉल, और बी में तो 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, ये रेटिनॉल है, ठीक है, सॉरी ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, ये रेटिनॉल है, ये कैल्सीफेरॉल है। बाकी अगर बात करें डेफिशिएंसी तो स्कर्वी होता है, और इससे नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोप्थेल्मिया होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में, ज़ेरोप्थेल्मिया में मेनली आपका जो रेटिना है वो थोड़ा सा ढंग से फंक्शन नहीं करता अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हुई तो। सैप्रोफाइट का मतलब होता है जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढता है वो। तो कैस्कटा जो अमर बेल होती है, ये तो पैरासिटिक नेचर की होती है, जो दूसरों को गाली दे के, ठीक है, क्या करता है, अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैस्कटा, कि दूसरों को गाली दो, ठीक है, उसकी ऑडियंस अपने पास आएगी और फिर उसको मोल्ड करो अपने हिसाब से,
ठीक है, और वो ऑडियंस अपनी हो जाएगी। तो ये कैस्काटा टाइप लोग करते हैं। ये राइजोपस तो जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, दूसरा का खून नहीं चूसते हैं। ये कोलैबोरेशन करते हैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कि तुम्हारा भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, कोलैब करने वाले यूट्यूबर्स हैं ये हैं गाली देने वाले यूट्यूबर्स दूसरों को। स्पाइरोगैरा क्या है? स्पाइरोगैरा आपको याद हो तो फ्रैगमेंटेशन, मैं टूट के सनम ऐसे ही तुम्हें ग्रो करवाऊंगी, ये स्पाइरोगैरा लोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगर बात करेंगे ग्रास, तो ग्रास तो ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि वो खुद से खाना बनाएगी। अब ग्रास अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे बैम्बू भी हमारा ग्रास होता है, ठीक, लेकिन ध्यान रखेंगे राइजोपस जो होते हैं, राइजोपस, ठीक है, एजोबैक्टर, सॉरी राइजोपस, सॉरी, मैंने इसको राइजोबियम से कंफ्यूज कर दिया। राइजोबियम होता है आपका जो कोलैबोरेशन करने वाला यूट्यूबर होता है। ये जो है ना राइजोपस, ये तो वो है जो सड़न गंद फैलाता है, ये यूट्यूब पे गंद फैलाता है ये फालतू की। यानी कि ये आपका क्या करता है, ये ब्रेड मोल्ड ही तो है जो क्या करता है, फंगस फैलाता है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड फंगस फैलाता है ना। इस तरीके से बॉब एंड स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रैंजिया। इसमें भरे हुए हैं स्पोर्स, ये फटेगा और फटेगा, सब में बटेगा, इस तरीके से यहाँ पर फैलता है और स्पोर्स बनते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है राइजोपस। ठीक है, सैप्रोफाइट हुआ। विच द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग? स्टार्च किससे बिलोंग करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। तो स्टार्च बिलोंग करता है किससे? स्टार्च बिलोंग करता है ये कार्बोहाइड्रेट से। एक तरीके का ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड क्या है? एक तरीके का फैट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वाइटामिन थेरेपी? तो वाइटामिन थेरेपी का पापा किसको बोलते हैं? तो वाइटामिन 3 का पापा कौन है? ये रॉबर्ट वुडवर्ड नहीं, कैसमीर फंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली मेक्स अ फूड चेन? अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी बता सकते हो कौन किसको खाता है। पढ़ाया नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हाँ विटोरी सर हो अब बॉलिंग कर लेती लेफ्ट हैंड से, मतलब चलो योगी जी वाला कहानी सुनाइए है कहानी। हाँ सुनाएंगे बेटा, चिंता क्या कर रहे हो? सर 11 का कॉन्सेप्ट सदगुरु ने बताया है। क्या 11 कॉन्सेप्ट सदगुरु ने? अच्छा ये 11:11 वाला, भाई मुझे नहीं पता, ये तो हम लोग का रैंडम स्टार्ट हुआ था, ऐसा मुझे नहीं पता। वो घास को खाता है गोट और गोट को खाता है ह्यूमन, एलिफेंट को खाता है गोट, अच्छा, हाथी को बकरी ने खा लिया, टाइगर को स्नेक ने खा लिया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया और फ्रॉग को ग्रास ने खा लिया, वाह, मेढक को घास ने खा लिया। एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ टूथ डिके कल देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, शुगर होगा। नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है? क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहीं पे ही होगा आपका पूरा रिएक्शन। ठीक है, CO2 वाटर और O2, भाई O2 रिक्वायर्ड नहीं है, CO2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, CO2 वाटर एंड क्लोरोफिल। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर मेन सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स? गुड बैक्टीरिया मेन सोर्सेज ऑफ B7, फोलिक एसिड एंड वाइटामिन। ओके, लेकिन इनमें तो दोनों नहीं है, ये तो हमारे साथ धोखा होगा, बट फिर भी धोखा होने नहीं देंगे अपन। ठीक है, B7 और B12 भी, जो साइनोकोबालामीन है वो भी हमारे गट बैक्टीरिया लोग बनाते हैं, साइनोकोबालामीन। ठीक है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया तो के बनाते हैं, B7 और B12। नॉट करेक्ट अबाउट फर्टिलाइजर्स, उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा नहीं है? NDA 2022। यूरिया इज फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, यस NPK। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल इंक्रीजेस फर्टिलाइजर, बिल्कुल यार, फर्टिलाइजर तभी तो डाला जाता है उर्वरक, ताकि उर्वरता बढ़े, लेकिन ढंग मात्रा में डालना है, नहीं तो फिर ढंग से नहीं डालोगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो अगली बार और ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। यूरिया कैन बी और सॉइल एल्कलाइन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जो मिनरल है, जैसे कि मिनरल तो सॉइल में रह जाते हैं, पानी तोड़ जाता है, लेकिन मिनरल वहीं सॉइल में रह जाते हैं, तो सॉइल खराब भी हो जाती है। यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यूरिया कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन अदर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यूरिया, एक सेकेंड, सॉरी, ये गलत होगा आपका। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, इट इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। ठीक है, मैंने एकदम फ्लो में ध्यान नहीं दिया। यूरिया आपका क्या है? NH2CuNH2। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ना कि फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर, तो D वाला सही है। गलत पूछा था तो आपका A हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के बारे में करेक्ट कौन सा है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, बिल्कुल गलत। CO2 इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली यूज टू स्प्लिट वाटर। बताइए कौन सा यहाँ पर पूछ रहा है कि करेक्ट है। तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके, डन। ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियंस इज, मेजर सोर्स मिनरल्स वाइटामिन का क्या होता है वेजिटेरियंस के लिए? ब्लैक ग्राम एंड व्हीट, राइस एंड मस्टर्ड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सोयाबीन एंड मिल्क। प्रोटीन मिलता है इससे, इससे प्रोटीन एंड कार्ब मिलता है। प्रोटीन कौन सा होता है? मिल्क में कैसीन होता है। ठीक, देन अगर बात करेंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनमें क्या होता है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या होता है? वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन? कौन नहीं है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लेंटिल, योगर्ट, एग। एग तो बहुत होता है इसमें, योगर्ट दही में भी होता है, लेंटिल जो होती हैं दालें वगैरह उसमें, दालें वगैरह उसमें भी होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, तो दे आर नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन। फूड लाइक मैगरीन, फ्राइड फूड्स, कुकीज, चिप्स, स्नैक फूड्स आर कंसिडर्ड एज अनहेल्दी फूड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ फैट फाउंड इन ऑल ऑफ दिस? कौन सा वैरायटी ऑफ फैट है? मैं बताया तभी तुमको, जो सबसे बेकार होता है। सबसे बेकार कौन सा होता है? ट्रांस फैट होता है। ठीक है, तो ये जो कुकीज़ वगैरह खाते रहते हो, चिप्स वगैरह खाते रहते हो, तो बंद कर दो बेटा। ठीक है, ये सब जो खाते रहते हैं ना फालतू की चीज़ें, मैं बता रहा हूँ, किसी दिन मिल गया ना मुझे खाते हुए दिखते हुए, मतलब दिख गया अगर तुम खाते हुए, बेटा तुमको पता है एक कमरा है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और उस ट्रीटमेंट का नाम तुमको पता है। वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा तुमको अगर कोई मुझे दिख गया। ठीक है, ये सब बिस्किट, नमकीन और ये सब खाते हुए, ठीक है, चिप्स वगैरह खाते हुए, सही बता रहा हूँ मैं, दिख मत जाना मुझे कभी। विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज बाई इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा? बताओ कौन सा है जो हमारा माइक्रोबायोटा क्या होता है सर? बेटा जो गुड बैक्टीरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसी को बोलते हैं माइक्रोबायोटा। ठीक है, हाँ, तो के ओके ओके। विच पिगमेंट अलाउज प्लांट्स टू एब्जॉर्ब लाइट मेनली इन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ? ब्लू और रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन है ये? ये है आपका क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल्ला नहीं है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल्ला नहीं है, क्लोरोफिल ए नहीं, बी होगा। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है, इसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ट्रांसमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसको? ग्रीन जो लाइट होती है उसको। कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं ये येलो और ऑरेंज कलर देते हैं, और एंथोसाइनिन आपका देते हैं रेड और पर्पल कलर। और कैरोटेनॉइड्स क्या देते हैं? येलो और ऑरेंज कलर। विच अमाइनो एसिड इज कंसिडर एसेंशियल फॉर ह्यूमन डाइट? ह्यूमन डाइट के लिए कौन सा जो है एसेंशियल? एसेंशियल क्या होते हैं? जो हमें बाहर से लेने होते हैं, फ्रॉम दी डाइट लेने होते हैं, तो उनको बोलते हैं एसेंशियल, या फिर सप्लीमेंट्स वगैरह। तो इसमें आ जाएगा लाइसिन। लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी। When do desert plants typically take up कार्बन डाइऑक्साइड? जो डेजर्ट प्लांट है वो CO2 कब लेते हैं? तो CO2 कब लेते हैं ये आपसे पूछ रहा है। 21 का बी आंसर होगा, ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, डेजर्ट प्लांट CO2 लेते हैं रात के समय में। रात के समय में CO2 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बेचारे जो डेजर्ट प्लांट है उनमें है पानी की कमी, और जहाँ से पानी जाता है वहीं से हवा जाती है, जहाँ से हवा आती जाती है वहीं से पानी जाता है। तो अगर दिन में खुल जाएंगे तो दिन में वैसे भी चमक के धूप पड़ रही है, पानी भाग जाएगा, और दिन में पानी की रिक्वायरमेंट है, तो CO2 लेने के चक्कर में उससे ज़्यादा पानी निकल गया, तो इसलिए रुकते हैं। रुक जा भी, रात में आराम से जो है खोलेंगे और रात में आराम से जो है CO2 लेंगे, नहीं दिन में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगला करो। What is the transport of soluble products of photosynthesis in plants known as? Transpiration, translocation, evaporation. खाना, फूड, फ्लोएम, ट्रांसलोकेशन पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़े थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगला करो सर। रात के समय बिल्कुल बोला जाता है कि पेड़ के नीचे ना लेटो। क्यों? क्योंकि भूत आ जाएगा। कौन से नाम का भूत आता है? आम्रपाली नाम का भूत आता है, और उस आम्रपाली नाम के भूत का नाम है CO2। जी हाँ, जो प्लांट्स होते हैं वो दिन के टाइम तो CO2 लेते हैं, ऑटो रिलीज़ करते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप प्लांट के आसपास रहें, लेकिन रात में वो CO2 रिलीज़ करते हैं, इसलिए बोला जाता है नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत होता है वो। ठीक है, भूत नहीं होता है, CO2 होता है वो। CO2 इसलिए रिलीज़ होता है बिकॉज रात के समय में ये लोग फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते हैं बिना लाइट के,
और क्योंकि बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस जब नहीं कर पाएंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो वाटर रिलीज नहीं होगी। लेकिन उस टाइम पे इनका सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होता है, जैसे हमारा रेस्पिरेशन चलता है। हमारा रेस्पिरेशन जैसे चलता है इंसानों में, हमने देखा था किस तरीके से जब O2 का यूज़ किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP बनती है और CO2 रिलीज़ होती है। उसी तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होता है रात के समय में। एनर्जी का ब्रेक, तो दिन में बन रहा है खाना और रात में उस खाने को तोड़ा जा रहा है, तो खाने के टूटने में बनती है CO2, और जब खाने के टूटने में यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है तो रात में निकलता है। और इसलिए फिर बोला जाता है बेटा सोइयो मत बाहर, नहीं तो भूत उठा ले जाएगा। और एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे काफ़ी अगर कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आई थिंक बरगद वगैरह का होता है, वो रिलीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन जनरली रिलीज़ करते हैं। और थोड़ा सा क्या होता है, जिन लोगों को अगर अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है तो उनका ज़्यादा चोक होने का चांसेस रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो खैर ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग एनर्जी। बिल्कुल, एनर्जी के बिना तो क्या ही पॉसिबल है, तो एनर्जी का यूज़ करके ही ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। और एक्चुअल में होता क्या ना, जो भी प्लांट हमारे खाना बनाते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जितना भी खाना बनाते हैं प्लांट उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। उसके बाद सर्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी वो रेस्पिरेशन में अपना खर्च कर देते हैं, ठीक है, खाने को तोड़ने ओड़ने में तो, और खाने को बनाने में भी, तो उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। खाना बनाने में भी कुछ एनर्जी लगी हुई होगी तो उसको हटा देंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनवायरनमेंट के टॉपिक्स होते हैं वैसे ही, ठीक है। मटीरियल आर ट्रांसफर फ्रॉम इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP-C। ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं बताओ, बहुत आसान है, बताओ। दैट यील्ड वन मोनोसैकेराइड, नहीं, हाइड्रोलिसिस में तो मोनोसैकेराइड नहीं बोलेंगे। दैट यील्ड मोर देन 10 मोनोसैकेराइड इन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 और 2 to 10 उसको बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। दैट डू नॉट यील्ड एनी मोनोसैकेराइड यूनिट, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन सी गैस अब्जॉर्ब होती है? विच एक्टिविटी ऑफ इंसेक्ट डायरेक्टली कॉजेज द लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि प्लांट न्यूट्रिएंट जो है लॉस हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे देखा होगा आपने, घर में आपके पेड़ पौधे लगे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जी एकदम चूस लेते हैं, एकदम नहीं, पत्तियों को चूस लेंगे, एकदम खोखला कर देंगे, एकदम झालीदार बना देते हैं वो, ठीक है। तो वो सेल से आपको सक कर लेते हैं, वो अंडे रख देते हैं उसमें। बोरिंग इनटू द सॉइल इन ईटिंग ऑन फॉलन लीव्स, मिट्टी में छेद करना केवल गिरे हुए पत्ते खाना, तो उसमें दिक्कत नहीं है भाई। गिरे हुए पत्ते से क्या दिक्कत होगी प्लांट को, वो तो पहले ही गिर गया है। ईटिंग ओनली फॉलन लीव्स, तो फॉलन लीव्स खाने से कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जो लगी हुई लीव्स है उसमें दिक्कत है ना, वो उसके न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या बता लीजिए प्लांट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये वो है जो पानी और हवा से मिल गए। NPK, कामगसा, ये सब क्या है आपके, ये सॉइल से मिलते हैं। तो NPK और कामगसा ये तो सब मैक्रो होंगे, बाकी जो बच गया वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, मैंगनीज। फॉर द लाइफ प्रोसेसेस द ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एस। तो जीव के जीवन चक्र में शरीर से के बाहर से ऊर्जा स्रोत का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूट्रिशन, पोषण। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्लांट। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे के द्वारा रिक्वायर्ड होता है कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस या फिर आयरन। तो प्लांट के द्वारा NPK, ठीक है, फॉस्फोरस। ये बताया था अमीबा में तो नहीं बताया था, बताया तो था, लेकिन जब मैंने आपको ह्यूमन डाइजेशन पढ़ाया था तो पूरा ऑर्डर लिखवाया था। क्या ऑर्डर लिखवाया था कि पहले तो खाने को हम इंजेस्ट करते हैं, वही अमीबा में भी होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले तो खाने को अंदर लेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे हमारे ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, जो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। देन इजेशन करेंगे और, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, किसका कॉल आ रहा है, सेकंड 7-2 कौन है ये? एक सेकंड रुकिए, कौन है बार बार परेशान कर रहा है, जाइए, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, मतलब स्टूडेंट लोग भाई समझते नहीं है ना। एक बार कॉल कट करो तो सारा, दोबारा कॉल कट करो दोबारा, है ना। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीड फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज करेक्ट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज, यस।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नीडेड ओनली ड्यूरिंग फ्लावरिंग, पूछ रहा है करेक्ट, यस। सिर्फ फ्लावरिंग ओनली, आर नॉट रिक्वायर्ड बाई प्लांट एट ऑल, मतलब रिक्वायर्ड होते ही नहीं है, लो। आर हार्मफुल टू प्लांट इफ एब्जॉर्ब, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए तो मर जाएंगे। क्या बातें चल रही भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज जनरली सप्लाइड बाई सॉइल। अभी ग्रुप डी जिसकी अभी आंसर की अभी कल डाली गई है उसी का क्वेश्चन है, सॉइल से कौन मिल रहा है, लो। हमने देखा CHO मिल जाता है कहाँ से, हवा या पानी से, बाकी मिलता है कहाँ से, सॉइल से, मिट्टी। सर ये तो बोरोन तो सर वो ना तो ये कामगजा है और ना तो ये NPK है। हाँ तो नहीं है तो इसने कहाँ लिखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात थोड़ी नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है। ठीक, तो न्यूट्रिएंट मैक्रो भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीड फॉर मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट इज करेक्ट। नहीं अब नहीं बता पाऊंगा मैं, अब कब, क्योंकि तैयारी हो चुकी है अब कहीं जाने की, अब नहीं बता पाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड फ्रॉम एयर, ये भी नहीं बता पाऊंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट, बताइए। वैसे ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, यहाँ नहीं है, इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट ऑफ फॉरेस्ट, तो जो ग्रोइंग प्लांट होते हैं फॉरेस्ट में उनके लिए चाहिए होते हैं डिकम्पोजर। ये क्या करते हैं, सॉइल में जो भी लिटर का मतलब होता है जो पत्ती वत्ती गिरती है उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट पैदा करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में मिक्स होते हैं और उनके लिए